सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर राहुल सिंह है। मैं आपका एकेडमिक्स यानी कि पढ़ाई का जो पार्ट है उसका हेड हूँ। हमारे सारे टीचर्स और सारी चीज़ जो लोग यहाँ पे आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, वो सब टीचर रिक्रूट किए हुए मेरे ही हैं, ठीक है। उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे 12 साल पहले वाले स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि PhD किए हुए मेरे जैसे और भी लोग हैं। काफ़ी सारे लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। हाँ, तो जो मैं आपको फार्मेसी की आज पूरी पिक्चर दिखाने वाला हूँ वो रियलिटी से एक्चुअली बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। रियलिटी से अलग इसलिए है क्योंकि आप लोगों को जो दिखता है एक्चुअल में पिक्चर वही आप लोगों को लगती है एग्जैक्टली वैसी ही होगी, राइट। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोगों ने अभी तक फार्मेसी जो ज्वाइन किया है, आप लोगों ने क्या सोच के ज्वाइन किया है? जस्ट बेसिकली 90% आपके दिमाग में क्या है? मेडिकल स्टोर, एम आई राइट? मेडिकल स्टोर। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके दिमाग में 90% मेडिकल स्टोर है और 10% आपके दिमाग में कुछ और भी है, जिस चीज को लेके आप सोचते हैं कि फार्मेसी इतना ही है, वो चीज सरासर गलत है। रियलिटी में पिक्चर ऐसी है कि एक्चुअली 90% जो है ना वो कुछ और है, 10% सिर्फ मेडिकल स्टोर होता है। क्योंकि जरा आप एक बार सोचो कि जो मेडिसिन का मार्केट है पूरे वर्ल्ड का, मतलब सॉरी पूरे इंडिया का सिर्फ बात करूं, वर्ल्ड की बात में बात करूंगा, पूरे इंडिया के अगर सिर्फ में बात करूं, जो पूरा मार्केट है मेडिसिन का वो 2 लाख करोड़ का है। अब 2 लाख करोड़ के मार्केट में आपको क्या लगता है कि सारा का सारा जो टर्नओवर हो रहा है वो मेडिकल स्टोर पे हो रहा है? नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा, देखो ये आपको इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तक आप लोगों ने फार्मेसी में कदम नहीं रखा है, और बहुत सारे लोगों ने कदम रखने के बाद भी पता नहीं किया, बिकॉज उनके दिमाग में एक ही पिक्चर है। क्या पिक्चर है बताया? मेडिकल स्टोर। और वो पिक्चर गलत नहीं है, पर उसका जो रेशियो है आपके दिमाग में वो गलत है। पूरी मार्केट का सिर्फ 10% होता है मेडिकल स्टोर। करियर में भी सिर्फ 10% होता है मेडिकल स्टोर, 90% होता है दूसरा इंडस्ट्री। मेडिसिन में और भी बहुत सारी इंडस्ट्री, जिसके बारे में आज मैं आपको एक एक करके सारी इंडस्ट्री बताऊंगा, ठीक है। पर हम जो देखते हैं हमारे आसपास सोसाइटी में जो कहा जाता है हम उसी को मानते हैं सच, पर एक्चुअल में सच वो नहीं होता है। क्योंकि जो मेडिकल स्टोर का टर्नओवर है, सॉरी, वो 2 लाख करोड़ का नहीं हो सकता इंडिया का, वो सिर्फ 10% है। तो बाकी टर्नओवर कैसा है? तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो इंडिया है वो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर में नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन का, जेनेरिक मेडिसिन में मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है। हम 135 करोड़ जनसंख्या को सर्व नहीं करते भाई, हम 700 करोड़ जनसंख्या के लिए दवाइयां बनाते हैं। लेकिन ये आपको कैसे पता होगा? और ऐसा होता है कि फार्मेसी करने के बाद भी 10 साल हो जाते तो भी पता नहीं चलता है, क्योंकि जब आपने अपने आप को 4 दीवारी में बंद कर लिया ना एक बार मेडिकल स्टोर के, तो आपको भगवान ने कुछ अच्छा अगर लिखा भी है तो वो भी नहीं मिलता, बिकॉज भगवान को भी आप दिखते नहीं हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। होता क्या है कि मेडिसिन के अंदर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हमारे पास ड्रग टेस्टिंग लैब होता है, हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब जैसे नेवी फार्मासिस्ट, आर्मी फार्मासिस्ट है ना, उसके अलावा रेलवे फार्मासिस्ट, उसके अलावा नॉर्मल जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट होते हैं, महानगर पालिका के फार्मासिस्ट होते हैं, है ना, ऐसे करके, और ड्रग इंस्पेक्टर होता है, गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है, मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग पोस्टिंग होती है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने एक अलग से बुक बनाई है जिसका नाम फार्मेसी करियर एंड स्कोप है, ठीक है, जिसको मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको एक्चुअल में यही चीज पढ़ाऊंगा कि देखो हमें इस 10% पे फोकस नहीं करना है जो मेडिकल स्टोर है, हमें फोकस एक्चुअली रियलिटी में जो 90% इंडस्ट्री है उसके ऊपर फोकस करना है। बिकॉज इंडस्ट्री कैसी चीज होती है बताए? इंडस्ट्री कैसी चीज है कि नॉर्मल आदमी भी जाता है ना काम करने के लिए, तो उसकी सैलरी 50-70 मतलब 70,000 रुपीज भी सैलरी ऐसी होती है कि सामने जो कंपनी वाले को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, बिलीव नहीं करोगे, सैटरडे संडे छुट्टी, ठीक है, और उसके बाद भी कॉर्पोरेट में काम कैसा होता है? सिर्फ 8 घंटा, पता है ना, सुबह 10 बजे गए, शाम को 6 बजे आ गए, ठीक है, और सैलरी कितनी है? 75,000। और क्या एक्सपीरियंस है? ज्यादा कुछ, और यहाँ तक कि जो अंदर भी आप बैठे हो काम कर रहे हो, यहाँ पर भी लोड है क्या? कुछ काम ही नहीं है। मैं कभी कभी खुद जाके पूछता हूँ कि कुछ काम है तो बोल दो। मैंने कंपनी सैलरी कैसे देती है? अरे कंपनी का हमारा टर्नओवर कितना है पता है सर? 7,500 करोड़ का है। और सर मार्जिन तो आपको पता है, हमारी कंपनी का मार्जिन जो मैंने रेशो निकाला था 48% है। मतलब 3,500 करोड़ कमा रही है, तो फिर उसको क्या है? बस उसको उसका क्या काम है पता है? उसका काम क्या है? उसका काम है कम्युनिकेटर। सोचो, एक
हजारों काम में से उसने एक मतलब उसने भी काम लिया कम्युनिकेटर। और भी बहुत सारे लोग हैं फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। कम्युनिकेटर मतलब क्या होता है पता है? कि अगर कंपनी में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो अगर हमने यहाँ पे कोई डिसाइड किया, एमडी ने और मैंने यहाँ बैठ के डिसाइड किया, तो ये कम्युनिकेट होकर सबके पास पहुंच जाना चाहिए थ्रू ईमेल और थ्रू एनीथिंग। समझ में आ रहा है? तो जरा सोचो कि इतनी छोटी छोटी चीज के लिए भी अच्छी अच्छी वैकेंसीज होती है, पर हम क्या करते हैं पता है? हम अपना एक यही मेडिकल स्टोर को ये बना लेते हैं जरिया, और 20,000 में हम अपना पूरा का पूरा जिंदगी खत्म कर देते हैं। मैं आप लोगों को आज इसमें आने वाले और जो बहुत सारे फील्ड हैं, जो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें पता ही नहीं है, और जो आपको पता है ना, जब पता नहीं होगा तो देखिएगा क्या। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपने लाइफ में कोई चीज खरीदी होगी, एग्जांपल आपको कभी एक्टिवा खरीदना होगा, कोई बाइक या कार खरीदना होगा, कभी फैमिली में किसी को खरीदना होगा, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोगों को ना हर जगह वही दिखाई देती है। जैसे एक हफ्ते बाद लेना है व्हाइट कलर की एक्टिवा, तो हर जगह व्हाइट कलर की एक्टिवा दिखाई देती है, राइट? उसके पहले नहीं दिखाई देती है। और तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त चलते रहेंगे, उनको नहीं दिखाई देगी। पता है किसको दिखाई देगी? सिर्फ जिसको लेना है ना, उसी को दिखाई देती है, राइट? तो उसी तरीके से ये अपना करियर भी होता है। अपने करियर में क्या होता है पता है? आपके दिमाग में अगर है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है इंडस्ट्री के अंदर, मुझे कुछ करना है हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसके अंदर, तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज और स्कोप दिखाई देता है। अदरवाइज तुम्हारे साथ जो 10 फार्मासिस्ट और चलेंगे ना, उनको नहीं दिखाई देगा, पर तुमको दिखाई देगा, बिकॉज तुमने वो चीजों को जान लिया है। वो चीज जो आपके लाइफ में एक्चुअली कभी टच होने वाली नहीं है, क्योंकि मेडिकल स्टोर पे रहोगे तो टच नहीं होने वाला, इंडस्ट्री कभी आपको टच नहीं होगा। तो ये जो चीज एग्जैक्टली ये चीज है ना, आपको यहां पर मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, पढ़ाने वाले इन द सेंस आज मैं आपको सारा दूंगा इंट्रोडक्शन, लेकिन इसके बाद मैं आपको जो एग्जैक्टली लेकर जाऊंगा पिक्चर दिखाने के लिए, यानी कि जो रियल लाइफ वो जो फार्मासिस्ट की एक्चुअली है। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, यूएस में आप सर्च मार के देखना, सेकेंड बेस्ट प्रोफेशन इज द फार्मासिस्ट प्रोफेशन। सेकेंड बेस्ट प्रोफेशन इज द फार्मासिस्ट प्रोफेशन। फार्मासिस्ट का प्रोफेशन सेकेंड बेस्ट प्रोफेशन है यूएस में। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली वहां के लोग है, जो आपको पता है वहां मेडिकल भी कम होते हैं। तो जब मेडिकल कम होते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों के पास और ऑप्शन क्या बचता है? इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री की वजह से वो सारे के सारे इंडस्ट्री प्रीफर करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर इसका करियर एंड स्कोप बहुत ज्यादा है। तो आप आज हम सबको ये बात को दिमाग में बैठा लेना है कि हमें यहां पर मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए, मेडिकल स्टोर पे काम करने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। हमें पढ़ाई करनी है नॉलेज के लिए, हमें पढ़ाई करना है एक्स्ट्रा जो बोलते हैं ना इंडस्ट्री के अंदर जो काम चल रहा है उसको सीखने के लिए, क्योंकि हम इंडस्ट्री में जाएंगे ना कि मेडिकल में। देखो मेडिकल कैसा होता है पता है? मेडिकल आपका खानदानी जैसा बिजनेस हो जाएगा, बिकॉज आपके पास लाइसेंस है, तो आप एक तरीके से मेडिकल तो आपका खुद का बिजनेस हुआ। लेकिन वहां पे कब जाना है मेडिकल पे? जब अपने आप को आप बाकी सारी जगह पे एक्सप्लोर कर लो। और कंफर्म है, मैं तो बोलता हूँ 99% सब यहीं पे आप रुक जाओगे। मान लो अगर यहाँ पर आप सेट नहीं हुए तो 35 इयर्स के बाद आपको यहाँ पर आना, क्योंकि ये तो आपका ही है ना, ये कहाँ जाएगा? लाइसेंस कहाँ जाएगा और ये मेडिकल इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? ये तो फार्मासिस्ट की ही है ना। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जहां कंपटीशन नहीं है वहां कोई है ही नहीं। कंपटीशन यहाँ ज्यादा क्यों पता है? मेडिकल स्टोर में क्यों ज्यादा है? मेडिकल स्टोर में कंपटीशन पता है? क्योंकि 90% लोगों को यही लगता है ना कि 90% करियर स्कोप क्या है? मेडिकल। तो आप सब लोग किधर भागोगे? मेडिकल मेडिकल मेडिकल। और मैं देखता हूं यहाँ तो कंपटीशन है ही नहीं, यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं। यहाँ पर बस एक चीज की कमी है, बस एक चीज की, पता है क्या? स्किल प्रोफेशनल्स। मतलब स्किल मतलब अच्छा एम्प्लॉई। समझ में आ रहा है? अच्छा टेक्निकल एम्प्लॉय की जरूरत है, जो यहाँ मिलता नहीं। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ये पूरे इंडिया में जो फार्मेसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं पता है? उनको पढ़ना है मेडिकल स्टोर खोलना है, तो क्या है? सब बच्चे पढ़ते हैं, क्यों पता है? सिर्फ पास होना है, लाइसेंस मिल जाएगा। तो सिर्फ पास होना है, लाइसेंस मिल जाएगा, तो आप लोग क्या एक्चुअल में स्किल क्या सीखोगे? क्या टेक्निकल नॉलेज आपको होगा कि आप जाके इंडस्ट्री में कुछ उनके लिए कर पाओगे? और मैं कहता हूं कि मैं आपको सिर्फ इंडस्ट्री में काम करना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको इंडस्ट्री ओपन करना भी सिखाऊंगा। मैं आज आपको यहाँ पर अगर ये स्टार्ट हुआ तो, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में कंफर्म मैं आपको 2-3 है ना ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि जो एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा इतिहास लोगों ने रचा है। मतलब जितनी भी एक्चुअल में दवा की कंपनी, सबके पीछे बहुत बड़ा इतिहास होता है। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एक कंपनी खोलना भी कैसे है उसके बारे में एग्जांपल देता हूँ। आपने केस किंग का नाम सुना है? केस किंग नाम सुना है ना? तो केस संजीव जुनेजा की कंपनी है। ठीक है,
तो संजीव जुनेजा जी, आप सब लोगों का नाम सुना है, तो वो जीत गए। मतलब इतना तो मार्केटिंग कर लिया ना। आपको बता दो, संजीव जुनेजा कोई बड़ा आदमी नहीं था, वो हम और आप जैसा एक बेसिक आदमी था, ठीक है। बस उसने किया क्या, उसने एक ब्रांड लॉन्च किया केस किंग, और केस किंग के पीछे अच्छी मार्केटिंग की, अच्छी मार्केटिंग की। आपको ये भी बता दूं, केस किंग वो खुद नहीं बनाता था, वो केस किंग किसी से बनवा के लेता था, बनवा के, समझ में आ रहा है। और सिर्फ अपने उसका सिर्फ क्या करवाता था, मार्केटिंग करवाता था अपने नाम, अपने ब्रांड के साथ में। पता है ना, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होता है, मतलब आप अपने नाम से बनवाकर बेच सकते हो। केस किंग वो दूसरे के नाम, मतलब कहीं और बना के अपने नाम पे सिर्फ बेचता था, मार्केटिंग अच्छे से करता था, ठीक है। मात्र 6 साल में उसने एक ना जानने वाले ब्रांड यानी कि केस किंग जो उसने ओपन किया था, 6 साल में उसने केस किंग को एक ब्रांड बना दिया। और एकदम ही सिंपल सिंपल सा दिमाग लगा के मैं बताऊं, उसने ना क्या किया, सबसे पहले तो उसने इस चीज को मार्केट में जाके सर्च किया कि भैया ये प्रोडक्ट बिकता कैसे है। हाँ, प्रोडक्ट बिकता कैसे पता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर और मेडिकल स्टोर अगर पुश करेगा ना कस्टमर को, तो प्रोडक्ट बिकता है। एम आई राइट? तो देखो, उसने कुछ ज्यादा स्टार्टिंग में यही किया था। उसने सिर्फ क्या किया पता है, पुश कैसे करेगा, क्यों मेडिकल वाला पुश करेगा, क्यों डिस्ट्रीब्यूटर पुश करेगा मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि ना मैं मार्जिन ज्यादा दूंगा। तो उसने मार्जिन पे खेला, मार्जिन ज्यादा देने के ऊपर खेला, और उसको क्या मिल गया, वहां से पुश मिल गया। कहां से? मेडिकल स्टोर से। कस्टमर को लोग पुश करने लगे। फिर बाद में प्रॉब्लम ये आ गया कि पुश तो हो रहा है, लेकिन कस्टमर पुल कैसे करेगा। पुल यानी कि कस्टमर भी सामने से मांगेगा तो मजा आ जाएगा। फिर क्या है, यहाँ पे भी पुश हो गया, यहाँ पे भी पुल हो गया, तो अपना प्रोडक्ट सक्सेसफुल बन जाएगा। देखो, एकदम सिंपल सा उसने स्ट्रेटेजी लगाया, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि मार्केट से भी पुल, मतलब कस्टमर भी पुल करे, जिसके लिए ना मैं एडवर्टाइजमेंट चालू करता हूँ। तो उसने न्यूज़पेपर को पकड़ा सबसे पहले, और सबसे एकदम सिंपल सा ना लगता था कि इस दुनिया में सब लोग जितने भी ये हैं अलग अलग स्टाइलिश, पता है कितने सारे प्रोडक्ट आते हैं स्टाइलिश प्रोडक्ट, अलग अलग कंपनी के, पीएनजी के, जैसे सनसिल्क है, ये हेड एंड शोल्डर है, डव, ऐसे बहुत सारे आते हैं, मैं राइट। तो सब लोग पता है कि वो सब प्रोडक्ट किसके लिए बनाए जाते थे, उनकी एडवर्टाइजमेंट कैसे होती थी, स्टाइलिंग के ऊपर। वो लोग स्टाइल के ऊपर हमेशा एडवर्टाइजमेंट करते थे, हमारा राइट। उनको स्टाइलिंग स्टाइलिंग ही बेचना था। इससे दिमाग क्या लगाया पता है, मैं स्टाइल की बात नहीं करूंगा, स्टाइल वाले प्रोडक्ट बहुत सारे, स्टाइल आप किसी और प्रोडक्ट से बना लो, मेरा प्रोडक्ट तो हेल्थ का काम करता है। मेरा प्रोडक्ट जो ना बाल की हेल्थ को बढ़ाएगा, समझ में आ रहा है। तो उसने किस पर फोकस किया कि बाल की हेल्थ को बढ़ाऊंगा मैं, तो मैं हेल्थ की बात करूंगा। बाल की हेल्थ की तो किसी ने बातें नहीं की थी कभी तक, सब लोग स्टाइलिंग की बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट, पता है ना। तो उसने दिमाग लगाया और उसने उस वे में लेकर जाकर क्या किया, न्यूज़पेपर में ऐड करना चालू किया। किसके ऊपर? हेल्थ के ऊपर बात कर रहा था वो स्टाइलिंग के ऊपर बात नहीं कर रहा था, क्योंकि देखो अपना अलग से नीश क्रिएट किया उसने, मतलब अलग कैटेगरी क्रिएट किया। उसके बाद उसने बोला सेलिब्रिटी ले लेते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी ले लेंगे तो आजकल इंडिया में पता है ना, सेलिब्रिटी खड़ा है तो प्रोडक्ट अच्छा है। तो सेलिब्रिटी लेने के लिए वो 10 जगह क्या, उसको कोई मिला नहीं, क्योंकि भाई सब लोगों का कीमत क्या होता है पता ना, करोड़ों में, 5 करोड़ 10 करोड़। तो उसने क्या किया पता है, ऐसा सेलिब्रिटी जो जानते सब लोग है पर अभी ज्यादा फेमस नहीं है, जैसे जूही चावला, पता है जूही चावला को लिया था उसने। जूही चावला को अभी सब जानते हो राइट, लेकिन वो ज्यादा फेमस नहीं, ना मूवी कोई बनाया ना उसने कुछ किया है। तो उसने उसको सस्ते में 5 लाख रुपए में नहीं लिया, 5 लाख रुपए में उसने उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। और 5 लाख रुपए के बाद उसका प्रोडक्ट जो बूम हुआ, जो अरे न्यूज़पेपर में अगर जूही चावला लेके खड़ी है तो लोगों को लगता है तो सही है, अच्छा ही ब्रांड ही है ना। फिर उसका जो सेल खड़ा स्टार्ट हुआ 3 करोड़ से 6 करोड़, 6 करोड़ से 27 करोड़, 27 करोड़ से 150 करोड़, 150 करोड़ से 300 करोड़। ये टर्नओवर है, सिर्फ टर्नओवर की बात कर रहा हूं मैं। टर्नओवर मतलब ये होता है उसका सेल, ठीक है। उसका सेल जो है वो कहां तक पहुंच गया, 300 करोड़ तक पहुंच गया, 300 करोड़, ठीक है। और उसके बाद में आपको बता दूं कि 300 करोड़ टर्नओवर पहुंचने के बाद वो खुद भी डर गया, अरे मैं मैनेज कैसे करूंगा, ये तो मैं किसी और से बनवा के ले रहा हूँ सब, मतलब मुझे इसको संभालना भी तो है। तो उसको ना बहुत सारी कंपनी, एक्चुअली क्या बड़ी कंपनियां जो होती है ना, वो क्या करती हैं, वो देखती रहती है मार्केट को कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा चल रहा है। और जब कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अचानक से उठता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर नजर लगा लेते हैं और उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, पता है ना, खरीद लेते हैं। तो ऐसे इसके साथ हुआ, इसको बहुत सारी कंपनी से ऑफर आना चालू हो गया, डाबर, इमामी, है ना, ऐसे अलग अलग, गोदरेज, अलग अलग लोगों ने इसको ऑफर देना चालू कर दिया कि मुझे भेज दो, मुझे भेज दो, मुझे भेज दो। और बाकायदा इसने इस प्रोडक्ट को 1651 करोड़ में बेच दिया। कितने में बेचा? 1651 करोड़। याद रखना, फार्मा इंडस्ट्री में जब भी प्रोडक्ट बिकता है ना, जो भी आपका टर्नओवर है ना, टर्नओवर फॉर एग्जांपल 100 रुपया टर्नओवर है तो इनटू 5x होता है। 100 रुपए के टर्नओवर में मार्जिन भैया 25 रुपया ही था या 10 रुपया ही था, पर मार्जिन की बात नहीं करते जब प्रोडक्ट बिकता है, तब बात किसी करते हैं पता है, सिर्फ टर्नओवर की। टर्नओवर कितना है? टर्नओवर इंटू 5x, तो मतलब 500 रुपए में बिकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन
यहां पर भी वही हुआ, उसका टर्नओवर जो है 300 करोड़ का 3×5 = 15, और जो ऊपर का हिस्सा जो ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि 300 करोड़ तो एक अमाउंट होता है, 311 312 करोड़ इस तरीके का था, उसको 5x का मिला। 1651 करोड़ में उसने अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, और बेचने के बाद उसको बोला गया, अरे तुक्के से लग गया था तेरा प्रोडक्ट, तू तो तुक्के से मतलब बना लिया था। है राइट ना? ऐसा आप लोग को भी लग रहा होगा तुक्के से लग गया था, लगता है कि नहीं लगता है? एक प्रोडक्ट तुक्के से लग गया होता है, इसलिए ब्रांड बन गया, ये बन गया। वो बोलता है एक प्रोडक्ट तुक्के से नहीं लगा है, ये अभी मैं बेचा हूं ना, अभी देखो मैं अभी अपने प्रोडक्ट की लाइन लगा देता हूँ। और उसने उसके बाद भी बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, और वो सब हिट पे हिट जा रहे हैं। बताऊं आपको नाम से आपको शायद पता चला, मतलब पता चल जाएगा। डॉक्टर ऑर्थो, नाम सुना है? किसका है पता है? उसी का है। और रूप मंत्रा, नाम सुना है? देखो वो जीत रहा है, एक्चुअल में इसका यही मेहनत है उसका। जबकि एक आम आदमी 2000 रुपए से उसने अपने करियर को शुरुआत की थी, 2000 रुपए से। रूप मंत्रा पता है ना? उसके बाद और मैं आपको अगर बताऊं तो डॉक्टर ऑर्थो, रूप मंत्रा, अच्छा हाँ एक और, पेट सफा और रोग दफा, पता है ना? सुना है सब लोगों ने? देखो किस लेवल पे उसने मार्केटिंग की है। ये प्रोडक्ट आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है। आप अगर मैं बात करूं, एक कोलगेट ब्रांड को बनने के लिए 25-25 साल लग गया, और आप लोगों को देखो 25 महीने के अंदर बना हुआ प्रोडक्ट सबको पता है। तो देखो एक बार अगर आदमी ने अच्छे से सीख लिया ना कि सिक्स कैसे मारते हैं, एक बार अगर आदमी ने सीख लिया कि खाना कैसे बनाते हैं, तो वो जितना भी चाहे और भी ज्यादा खाना बना सकता है। तो ये उसने प्रूफ कर दिया, और आज के डेट में उसके पास ऐसे 6-7 प्रोडक्ट है। अगर उसकी वैल्यूएशन निकाली जा रही है ना, तो मोटा मोटा उसके पास अभी 7,500 करोड़ के प्रोडक्ट रेडी है, मतलब जो सेल करने के लिए उसके पास लोग मांग रहे हैं। तो जरा सोचो कि एक आम आदमी जब ये तो मैंने एक स्टोरी सुनाई है, ये एक स्टोरी सुनाई है मैंने, ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री की। बस ये आदमी अगर सोच लिया होता ना मेडिकल स्टोरी करियर है, तो शायद ये आदमी कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद आप मुझे बताओ कि ये प्रोडक्ट बनाना, मतलब ये प्रोडक्ट उसने कभी खुद की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डाली ही नहीं, उसका सिर्फ मार्केटिंग ऑफिस था। बस दिमाग लगाया, अलग वे में सोचा कि भैया ट्रेड को कैसे पुश करना है, कस्टमर कैसे पुल करे, वगैरह वगैरह, एकदम बेसिक चीज है। बस उसका फर्क सबसे बड़ा हमारे और उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है पता है? वो उसने किया और हम करते ही नहीं। सबसे बड़ी बात यही है। मैं अभी एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे ये राजीव जुनेजा जो मैनकाइंड के हैं, मैनकाइंड के जो ओनर है, मैनकाइंड का नाम सुना है आपने? सुना होगा, जो फार्मा इंडस्ट्री में होगा उसने सुना होगा, तो कभी मेडिकल में ऐसा आया होगा तो सुना होगा, राइट? तो मैं आपको बता दूं, ये भी कोई बहुत बड़े फैमिली से या जानकार आदमी नहीं थे। उन्होंने क्या किया था पता है? लुपिन कंपनी में वो एमआर थे। लुपिन कंपनी समझ में आता है? लुपिन कंपनी एक है, मतलब एक एमआर का जॉब पता है एमआर क्या होता है? एमआर मतलब पता है? जो डॉक्टर के पास जाके प्रोडक्ट बताता है, जो आप कभी देखे होंगे डॉक्टर के पास, है ना? तो वो जो राजीव जुनेजा जी हैं, वो एक कौन थे? एमआर थे लुपिन कंपनी में। और लुपिन कंपनी में एमआर के बाद उन्होंने अपनी वो एमआर का जो जॉब छोड़ के उन्होंने भी बोला चलो कुछ खुद का करते हैं, है ना? तो उन्होंने एक कंपनी बनाई बेस्टोचेम करके। बेस्टोचेम कंपनी उनकी पहली कंपनी थी जो उन्होंने अपने भाई के साथ या मतलब ऐसे कजिन भाई के साथ स्टार्ट की थी, ठीक है? और उसको भी उन्होंने अच्छा चलाया, मतलब थोड़ा ठीक ठाक चला वो। उसके बाद उसमें कुछ डिस्प्यूट आ गया और दोनों के अंदर ये हो गया, क्या बोलते हैं, चेंज, मतलब दोनों ने अपने बिजनेस को अलग कर लिया। तो जब बेस्टोचेम जो चला गया उनके पास, राजीव जुनेजा जी जो मैनकाइंड के मालिक बने आगे फ्यूचर में, उनको सिर्फ मिला एक हाथ में 50 लाख रुपए। मतलब भाई कंपनी अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी छोड़ रहे हो तो कंपनी से कुछ प्रॉफिट तो मिलेगा ना, तो 50 लाख रुपए उनको मिला। 50 लाख रुपए से उन्होंने कंपनी की शुरुआत की। मैनकाइंड कैसे की? वो एक मेडिकल स्टोर पे खड़े थे, वहां पर एक कस्टमर दवाई ले रहा था, दवाई लेते समय जिसके पास पैसे नहीं थे तो वो अपना गहना वहना लाके उसको मतलब रख रहा था कि भाई ले लो बट मुझे मेडिसिन दे दो, क्योंकि वो मेडिसिन बहुत महंगी थी। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं ऐसा काम करूं कि मैं ना, देखो उसने भी कुछ अलग सोचा, मैं क्या करता हूं, मैं ना ऐसी मेडिसिन लॉन्च करता हूं जो एमआरपी वाइज बहुत सस्ती हो, जो पब्लिक को अफोर्डेबल हो, और साथ साथ में ना मैं बड़े शहर में नहीं जाऊंगा, पहले बड़े डॉक्टर को नहीं पकड़ूंगा, पहले मैं ना एक्चुअली ये मेडिसिन की जरूरत कहाँ पे है? छोटे गांव को है जहां पे सस्ती मेडिसिन चाहिए, जहां पे लोग पेशेंट मर रहा है बिकॉज ऑफ दी हाई मेडिसिन का प्राइस, है ना? तो उन्होंने स्टार्ट किया यूपी से, और यूपी में छोटे छोटे डॉक्टर्स को पकड़ा, जहां कोई एमआर नहीं पहुंचता था, जहां कोई कंपनी नहीं पहुंचती थी, वहां पहुंचता था मैनकाइंड। 20 लोगों की टीम से उन्होंने स्टार्ट किया था, सिर्फ 20 लोगों की टीम से, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात।
20 लोगों की टीम से स्टार्ट किया। एक आदमी कैसा होता है पता है, बेस्ट टू चैंप मैंने बनाया, मैं हीरो हूँ, मैं पूरा इंडिया लॉन्च करूंगा। अगर पूरा इंडिया लॉन्च करता तो फेल हो जाता। लेकिन उसने क्या किया, 20 लोगों से यूपी के छोटे से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया, ठीक है। और वहां पे उसने क्या किया, जो उसने पहले बात तो उसने सारे छोटे छोटे डॉक्टर पकड़े। लोग कहाँ भाग रहे थे, बड़ा डॉक्टर लिखेगा तो छोटा अपने आप ही लिखेगा, बड़ा लिखेगा तो छोटा अपने आप ही लिखेगा, है ना। लेकिन उन्होंने क्या बोला, मैं छोटे से लिखवाता हूँ, बड़ा गया भाड़ में। पहले मैं छोटे से लिखवाता हूँ, उनको बताता हूँ कि देखो आपके पास जो कस्टमर आते हैं वो अफोर्डेबल नहीं आते, वो थोड़े गरीब आते हैं, तो आप उनको मेरी मेडिसिन लिखो जो उनको एमआरपी वाइज कम में मिलेगी और उनको प्रॉफिट और बेनिफिट तो सेम ही होगा, है ना। तो उस सबसे उसने अपना मार्केटिंग शुरू किया। यूपी के एक छोटे से जिले से 20 लोग वहां पर उसके एमआर थे, और वो 20 एमआर जो है वो आगे चल के जैसे उनको सब थोड़ा उनका बिजनेस बढ़ा, थोड़ा पैसा आया, तो उन्होंने उस एमआर के टीम को बढ़ाया, 40 किया, फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को भी बढ़ाया। ऐसा करते करते उन्होंने अपना पूरा यूपी स्टेट को पहले पूरा कवर कर लिया। समझ में आ रहा है। उनके अंदर एक खासियत थी, वो कोई भी पैसा जो है ना मार्केट के जो आपने कमाया वो कहीं और नहीं लगाते थे, वो मार्केट का मतलब अपने कमाया हुआ पैसा अपनी कंपनी में ही लगाते थे। और अपने प्रोडक्ट की बहुत सारी रेंज, बहुत सारी अलग अलग रेंज उन्होंने बनाई थी, जिस रेंज के हिसाब से मतलब उन्होंने एक तरीके से सोचा कि मैं सारी मेडिसिन ही बना लेता हूं, जिससे क्या है कि मैं पेशेंट को, वो हमेशा पेशेंट के भलाई के लिए ही गए कि अरे एक मेडिसिन है जो पेशेंट लोगों को बहुत लगती है पर मेरी कंपनी में नहीं है, चलो एक काम करते बनवा लेते हैं। मतलब ये स्ट्रेटेजी से उन्होंने एक एक प्रोडक्ट बनाते गए, और फिर उनका एक्सपांशन हुआ, पहले यूपी, फिर पूरा का पूरा पहला का स्टेट, फिर पूरा का पूरा कंट्री, और आज की डेट में वो कम से कम 100 से ज्यादा कंट्री में उनकी मेडिसिन सप्लाई होती है। उनका टर्नओवर क्या है पता है आज की डेट में, 7,500 करोड़। एक आम आदमी, ये कोई धीरू भाई अंबानी से अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी को मिला हुआ कारोबार नहीं किया था उसने। वो भी एक नॉर्मल इंसान था। लुपिन में एमआर यानी कि उसकी सैलरी भी 10,000 रुपए होगी, एग्जाम्पल वो टाइम पे, ठीक है, मतलब पुराने टाइम। अभी तो एक एमआर की सैलरी मिनिमम 25,000 होती है, लेकिन 10,000 की सैलरी वाला आदमी आज 7,500 करोड़ का टर्नओवर है। तो अगर कंपनी बिकेगी तो कितने बिकेगी, 35,000 करोड़ में उसकी कंपनी बिकेगी, लेकिन वो बेचेगा नहीं। समझ में आ रहा है। अब वो बेचेगा नहीं बेचेगा वो उसका लुकआउट है। लेकिन जरा सोचो कि एक आम इंसान ने खड़ी कर दी 7,500 करोड़ का टर्नओवर, और मुझे लगता है कि मोर देन 4,000 से ज्यादा एमआर वहां पर काम करते हैं, लोगों को रोजगार उन्होंने दिया है, और खुद की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी लगा दी है ना। मतलब उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा अपना नाम इंडस्ट्री में कर लिया। शुरुआत कहां से की थी, जीरो से। तो फिर मैं आपस एक सवाल पूछूंगा कि क्या फर्क है आज राजीव जुनेजा जी में और आप लोगों में, बताऊं क्या। उन्होंने किया, हम करते नहीं। इसके बाद ऐसी स्टोरी है हमारे संजीव, ये क्या नाम है इनका, दिलीप संघवी जी की, सन फार्मा का नाम सुना है। सन फार्मा, सिप्ला जी का, सिप्ला है ना, सिप्ला का भी यही स्टोरी है, गुजरात की कंपनी है सिप्ला, ठीक है। आज सिप्ला ने भी अपना नाम बहुत अच्छा बना लिया। लोगों को ऐसा लगता है कि सिप्ला दवाई का नाम है, मतलब बोलते हैं सिप्ला वाली दवाई दो, जबकि सिप्ला बनाती है हजारों दवाइयां, लेकिन सिप्ला वाली दवाई दो, है ना। इतना अच्छा ब्रांड बन गया है। तो ये सब ब्रांड जो है ना, ये ब्रांड किसी ने मतलब ऊपर से उनको फैमिली से मिला नहीं है, ये सब लोगों ने क्रिएट किया है। और ये तो मैं कुछ स्टोरी सुनाता, अभी 3,000 कंपनी है तो मैं 3,000 स्टोरी तो नहीं सुना सकता, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि मुझे आप बताओ कि क्या वो इंडस्ट्री है या अपना मेडिकल स्टोर इंडस्ट्री, क्या इंडस्ट्री है, वही इंडस्ट्री है ना। आज मेडिकल स्टोर का टर्नओवर बताऊं, मेडिकल स्टोर का आप लोगों का कैलकुलेशन, चलो देखते हैं कैलकुलेशन मेडिकल स्टोर का। ये देखो, मैं बेसिक सैलरी पकड़ रहा हूं 20,000, बेसिक सैलरी पकड़ रहा हूं 20,000, ठीक है, इंटू 12 कितना हो गया, 240। एक फार्मासिस्ट की सैलरी इतनी रहती है 20,000, एम आई राइट, इतनी ही रहती है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पर 20,000 आपने 12 महीना काम किया तो आपको एक साल में मिला 2,40,000, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मुझे 1 करोड़ रुपया कमा के दो, कब तक कमा सकते हैं एक फार्मासिस्ट, 1 करोड़ रुपया कब तक कमा सकता है। तो कैलकुलेशन करके आप मुझे बताओ कि क्या कैलकुलेशन हो सकता है 1 करोड़ रुपए के, मतलब कितना टाइम लगेगा बताओ। हाँ, अराउंड 45 ईयर्स, 45 ईयर्स लगेगा आपको 1 करोड़ कमाने में। समझ में आ रहा है, क्लियर है, राइट। और एक आदमी 6 साल में, 6 साल, एक ही ब्रांड की बात करूंगा कि कहां पहुंच गया, 1651 करोड़। और यहां पर 45 साल में भी एक, और ये बात याद रखना, अगर मैं इसमें थोड़ी बहुत चीजें ऐड कर दूं ना, तुम्हारे खर्चे कट कर दूं ना, तो शायद 100 साल हो जाएगा।
पर वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद अगर कोई बहुत ज्यादा बोलते ना एक तरीके से ओवर स्मार्ट होते हैं, जो समय से पहले मेडिकल स्टोर खोल देते हैं, है ना, समय से पहले मेडिकल स्टोर खोल देते हैं, तो यही फिगर माइनस में भी जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है, नो डाउट, अगर क्लिक हो गया प्रॉपर तो, लेकिन माइनस में भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो ये फिगर जहां कुछ देना था वहां पे आप माइनस में भी आ सकते हो। और वहीं पर इंडस्ट्री में और सारी चीजों में ऐसे है कि आप मिनिमम 1 ईयर के अंदर, देखो एक मेडिकल स्टोर पे काम करने के बाद आपका सैलरी इंक्रीज होगा, राइट? कितना हो सकता है बताओ? एक मेडिकल वाला एक फार्मासिस्ट को सैलरी कितना दे सकता है? आपने बहुत काम किया, 2 साल 3 साल 25 कर दिया, बहुत काम किया 2-3 साल और 25 के बाद 30 कर दिया, है ना? 30 के बाद और कितना बढ़ाएगा? 35, चलो 35 भी कर दिया। 35 के बाद क्या लगता है वो आपको एक टाइम आएगा कि आपको 3-3.5 लाख रुपया देगा? ऐसा कभी हो सकता है? आप जरा कॉमन सोचो। उसके बाद वो क्या करेगा पता है? यार सैलरी तेरा बहुत ज्यादा हो गया, मेरे को अभी 20,000 में दूसरा मिला नया, मैं नया ले लेता हूँ, तू जा। एम आई राइट ना? अब मैं आपको इंडस्ट्री का बताऊं, इंडस्ट्री में अगर जाते हो तो मोस्टली मोटा मोटा 50 तक आप पहुंच जाते हो पहले, मतलब पहले साल में, ठीक है? उसके बाद आप यहां पर 1 लाख में भी पहुंच जाओगे। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी भी होना चाहिए। पर क्वालिटी, इतनी क्वालिटी 1 लाख तक तो सबके अंदर होती है, समझ में आ रहा है? फिर यहीं पे आप 5 लाख भी पहुंच जाओगे। मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, उसकी सैलरी है 1.4 CR। 1.4 CR मतलब मोटा मोटा, मैं जो बात कर रहा हूँ 1.4 CR वो ईयरली होती है। अगर मैं डिवाइड कर दूं, ये मंथली है, पर मैं अगर डिवाइड कर दूं मोटा मोटा एक समझ लो 12 लाख रुपया। कंपनी का नाम है आइडियल क्योर, और जो ये है क्या नाम है, जो मैडम जो काम करती है उनका नाम है वैशाली थापर। वैशाली थापर नाम है, ठीक है? कोई बड़ी चीज नहीं है। इसी कंपनी के नीचे ये तो और भी बहुत सारे उसके नीचे भी है, उसके ऊपर भी है, वो सब बोलते हैं 5 लाख के आसपास ही है, ठीक है? और इसी कंपनी के अंदर एक CEO भी होता है, ठीक है? CEO, उसकी सैलरी तो मतलब समझ लो कि 1 से 2 करोड़ मंथली रहती है। मेफ्टाल एक करके ब्रांड है, मेफ्टाल स्पास, मेफ्टाल फोर्ट, पता है ना? मेफ्टाल फोर्ट, मेफ्टाल स्पास का जो प्रोडक्ट मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर मतलब ब्लू क्रॉस कंपनी का मेफ्टाल है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर है ना, जैसे देखो एक कंपनी है, उसके अंदर 100 प्रोडक्ट है ना? 100 प्रोडक्ट को चलाने के लिए नीचे 1000 लोग रहेंगे, लेकिन 100 प्रोडक्ट का अपना एक ही प्रोडक्ट का एक मैनेजर भी रहता है। एक प्रोडक्ट एक मैनेजर, एक प्रोडक्ट एक मैनेजर, समझ में आ रहा है? उनका सैलरी बहुत हाई होता है, बिकॉज क्या है, उनको सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, पूरी कंपनी के बारे में नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में। तो मेफ्टाल वाले का जो सैलरी है मेरे का, मतलब एक्चुअली कैसा है, मेफ्टाल वाले का मेरा थोड़ा रिलेशन अच्छा है, तो मुझे वहां से जो सैलरी पता चली उनकी, वो 1 से 2 करोड़ रुपया है एक प्रोडक्ट को। सिर्फ वो लोग सिर्फ बैठ के ध्यान लगाते हैं क्या करना चाहिए, अभी तो फिलहाल ये सेल है, अब मुझे अगली बार सेल इतना लेके जाना है, क्या करना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो जरा सोचो, यहां पर आपकी मंथली सैलरी 1 करोड़ हो सकती है इंडस्ट्री में, लेकिन तो भी हम क्या करते हैं, बस मेडिकल स्टोर है और यही है करियर। जैसा आपके दिमाग में एक बात थी कि 90% जो होता है वो क्या होता है, मेडिकल स्टोर ही है, 10% शायद कुछ और होगा, है ना? यही बात को उल्टा करो, बिकॉज अभी तक आपको ये इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं आपको रियल पिक्चर इसलिए दिखा रहा हूं कि आपका माइंड सेटअप ऐसा बना लो कि सेट कर लो कि भाई 90% तो फार्मा इंडस्ट्री है, 10% उसमें मेडिकल स्टोर है। और हमेशा एक वर्ड यूज करने का, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं मेडिकल स्टोर में आ जाऊंगा, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं मेडिकल स्टोर में आ जाऊंगा, अदरवाइज बहुत सारी चीजें हैं। और एक एक स्टेप में मैं आपको सारे, अभी मेरे पास अगर पीपीटी होता तो मैं आपको सारे के सारे फील्ड दिखाता इतने। और यहाँ पे ट्री लगा है, ऊपर ट्री लगा है, ऊपर फार्मा ट्री लगा है यहाँ पर वॉल पे, ये साइड में यहाँ पर, तो उसके ऊपर भी देखो, आप ट्री जाके देखोगे ना तो कितने सारे, और एक एक ट्री का जो एक एक नाम लिखा है ना, उसके अंदर भी कम से कम 10 फील्ड होते हैं। जैसे अगर इंडस्ट्री लिखा है तो इंडस्ट्री में तो इतने फील्ड है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर मार्केटिंग लिखा है तो मार्केटिंग में इतने सारे पोस्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इतना समझ लो कि फार्मा इंडस्ट्री में हर 10 दिन में हमें कॉल आता है कि कोई अच्छे बंदे दो ना, अच्छे बंदे दो ना, समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेट क्या होता है कि फार्मा इंडस्ट्री में कंपटीशन कम भी है, रीजन ये है कि लोगों को नहीं पता होता। और पता है फार्मा इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे पोस्ट पे कौन जाता है? गवर्नमेंट जॉब सबसे इंपॉर्टेंट,
गवर्नमेंट जॉब को लेके तो कुछ नॉलेज ही नहीं होता बाकी सारे लोगों को। गवर्नमेंट जॉब, बड़े बड़े जो जॉब होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, ड्रग कंट्रोलर, ये पता है कौन बन रहा है आज के डेट में सर्वे के हिसाब से? जो उनके बच्चे हैं ना, जो उनके रिश्तेदार है ना, सिर्फ वही बन रहे हैं और बाकी कोई बनता ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि बाकी किसी को नॉलेज ही नहीं है। बन कौन रहा है, पोस्ट कौन ले रहा है पता है? हर एक जगह पे, अच्छी अच्छी जगह पे, गवर्नमेंट के जॉब में भी पोस्ट कौन ले रहा है पता है? जो उधर काम करते हैं ना, उसका भाई, उसका बहन, उसका दोस्त, उसका रिलेटिव, उसका वो, ये सभी लोग, क्योंकि उनको नॉलेज है। उनको नॉलेज है तो वो नॉलेज दे रहे हैं अपने नीचे जूनियर लोगों को कि भाई इधर आजा, इधर का रास्ता दिखा देते हैं। पर जो 90% फार्मासिस्ट है उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता है। तो वो रास्ता हम यहां पर आप सबको दिखाएंगे। मतलब मैं आपको फार्मा इंडस्ट्री के अंदर सारी चीजें दे दूंगा, फिर आपके ऊपर, आपका चॉइस है कि आप कौन से फील्ड में जाना पसंद करेंगे। समझ में आ गया? चलो अब मैं आता हूं टॉपिक के ऊपर। मैं आपको यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट करवाऊंगा, जिस प्रोजेक्ट को लेके आप सबको करना है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर फिलहाल पढ़ाई, अभी तो पोस्टर लगा नहीं है, नहीं तो पोस्टर, सर पोस्टर भी इधर लगवा दीजिए। हर साल जो बच्चे बनाते हैं, हर साल जो बच्चे बनाते हैं, पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने बनाया, तो पोस्टर अभी लग जाएगा यहाँ पर। कैसा ना कि मैं बहुत बार आपको असाइनमेंट दूंगा, ठीक है? मैं आपको क्या दूंगा? असाइनमेंट। 12वीं तक जो पढ़ाई किया, 12वीं तक जो टाइम पास किया, वो अब अगर कंटिन्यू किया तो समझ लेना कि ट्रेन छूट जाएगी। और इस बार अगर ट्रेन छूटी तो समझ लेना कि लाइफ में उसके बाद दोबारा उस स्टेशन पे कभी ट्रेन नहीं आएगी। अगर आप 2 साल सीरियस होकर पढ़ाई कर लेते हैं तो मैं आपको 100% प्रॉमिस करता हूं कि आप सबका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन अगर आपने अपने लाइन को बदला, अगर आपने 2 साल अपने कंसंट्रेशन को छेड़ा और कहीं और फालतू चीजों में टाइम डाला, तो फिर आपका करियर वही ऐसे ही रहने वाला। मैं बता तो इतना तो कर ही दूंगा। अगर इसी में जिंदगी खुश है कि 1 करोड़ कमाने में इतना, मान लो भगवान खुदा ना खास्ता कभी कोई हेल्थ का इशू आया या कभी ऐसा वैसा कुछ हुआ, तो ये तो चला ही जाएगा। मतलब कभी जिंदगी में 1 करोड़ का चेहरा देख नहीं सकते। अरे भाई इसमें खर्चा ही मैनेज करूंगा तो भी, मतलब अगर जिंदगी में 1 करोड़ रुपया नहीं कमाए तो क्या कमाया? आज लोग कहते हैं कि सोसाइटी का फर्क पड़ता है। मतलब मैं नाला सुपारा, देखो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नाला सुपारा में रहते हो, सोच छोटी ही रहेगी, बात की मान के चलना, ऐसा लोग कहते हैं। मैं कहता हूं राइट है, लेकिन इसमें गलती तो एक्चुअली में जिसकी छोटी सोच है उसकी है, क्योंकि आपने ही तो चूज किया ना अपने दोस्त, आपने ही अपनी सोसाइटी को चूज किया। भाई यहां पर भी लोग रहकर करोड़पति बनते हैं, लेकिन उनके सर्कल वैसे होते हैं, उनकी सोच वैसी होती है, उनके स्टेप्स वैसे होते हैं। वो फालतू चीजों में अपने स्टेप्स नहीं डालते, वो सिर्फ अपने करियर से फोकस्ड रहते हैं। अब मैं नहीं बोल रहा बहुत पढ़ाई करना है, मैं बोल रहा हूं नॉर्मल पढ़ाई करना है, लेकिन कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना है। समझ में आ रहा है? नॉर्मल पढ़ाई करना है लेकिन कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, क्योंकि देखो मैं आपको टाइम देने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ आपको असाइनमेंट भी बहुत सारे करवाने वाला हूं। असाइनमेंट यानी कि क्या? अलग अलग काम। अभी 4-5 असाइनमेंट है जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। अभी मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, ठीक है? असाइनमेंट नंबर 1, मैं आपको बहुत बार जो आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक के रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट दूंगा, जिस प्रोजेक्ट को आपको घर से बना के लेके आना है, चार्ट पेपर पे या किसी भी चीज के ऊपर। समझ में आ रहा है? चार्ट पेपर है, कोई भी, मतलब हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि देख ऐसा कुछ करो कि कुछ एंटिक रहे, कुछ एंटिक। नॉर्मल लेके आए तो मैं फाड़ दूंगा, मतलब फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी टीचर जो यहाँ पे रहेगा, ठीक है? कुछ अलग सोच। अगर मैंने कहा हार्ड बना के लेके आ, तो अलग सोच और अलग तरीके से कैसे हार्ड बना सकते हो, कैसे उसको ऐसे ओपन करो तो अंदर बाई कप सीट वॉल, ट्राई कप सीट वॉल पे दिख जाए। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजों को मैं खुद भी सिखाऊंगा आपको, टीचर भी आपको सिखाएगा, उसके बाद आपको काम दिया जाएगा, आपको बनाकर लेकर आना है और यहाँ पर खड़े होके आप सबको प्रेजेंट करना है, मतलब पढ़ाना है। एक एक करके सबको आना है, तो उसमें शर्म वाली कोई बातें नहीं आती। समझ में आ रहा है? ये चीज आपको साल में 3 से 4 बार ही करनी है, ज्यादा नहीं करना है, लेकिन 3 से 4 बार आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं। प्रोजेक्ट बनाकर मैं आपको उसमें 1 वीक का टाइम देता हूँ, क्योंकि टाइम लगता है, लेक्चर चलता रहेगा, ये भी साइड बाय साइड चलता रहता है। और फिर आपको यहाँ पर आकर सबके सामने अपने प्रोजेक्ट को, यानी कि अपने बनाए हुए जो भी चार्ट पेपर पे जो आपने बनाया है, जैसे कि देखो पिछली बार एक बच्चे ने नारियल पानी जो आता है ना, उससे स्कल बनाया था। स्कल मतलब खोपड़ी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे अलग अलग होते हैं। मतलब मुझे पता है कि, और तो बिलीव नहीं करोगे, मैं यहाँ नाला सोपारा के अलावा हमारा ब्रांच भाईंदर में है, अंधेरी में है, थाने में है,
ठीक है, हमारे पास ऑलमोस्ट मोटा मोटे 1500 बच्चे हैं, ठीक है, तो सबसे अच्छे बच्चे थाने यहाँ नाला सुपारा के निकल गए थे, मतलब प्रोजेक्ट में ऐसा क्रिटिकल सोच सोच के अच्छा अच्छा बनाया था ना कि सच में मेरे को यहाँ मन लग गया था कि लास्ट तुम्हारे प्रीवियस बैच वैसी थी, ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उस तरीके से मुझे अच्छा लगा। तो अगर आप भी अपना क्रिटिकल माइंड सब कुछ लगाएंगे, यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग खेलेंगे, हम लोग पढ़ाई पूरी गेम की तरह खेलेंगे, जैसे लोग गेम प्ले करते हैं उस तरीके से हम लोग इसको भी प्ले करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद सेकंड असाइनमेंट क्या होगा पता है आपका? सेकंड असाइनमेंट ये होगा कि मैं आपको एक कोई डिसीज दूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिसीज यानी कि डिसीज नहीं, जैसे 4 कैटेगरी बनाऊंगा, बच्चा, बूढ़ा, है ना, लेडीज और यूथ। ये 4 कैटेगरी के ऊपर मैं आपको बांट दूंगा, भाई तुम लोग यूथ वाले हो, तुम लोग लेडीज वाले हो, तुम लोग बच्चे वाले हो, तुम लोग यूथ वाले हो। आप सबको मिलके ना अपना एक पोस्टर बनाना है। पोस्टर किससे रिलेटेड? टू हेल्थ, कि एक बूढ़े इंसान को अच्छी हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए, जिसको पढ़ाया जाएगा। एक लेडीज को अच्छी हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए, एक यूथ को अपने हेल्थ को बचा के रखने के लिए, बिकॉज यहाँ तो हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन बचा के रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एक बच्चे के हेल्थ के लिए पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए, ऐसे करके 4 पोस्टर बने, ठीक है। और आप सबको एक एक हॉस्पिटल या एक एक जो क्लिनिक होता है, जो डॉक्टर का क्लिनिक होता है, वो आप सबको दिया जाएगा, जहां पर आपको 3-3 या 4-4 की जोड़ी बनाकर बैठाया, पीयर बोलते हैं हम उसको, पीयर मतलब ग्रुप, है ना, आपको वहां पर बैठाया जाएगा। और आपको वहां जो भी पेशेंट आएगा ना, भाई अगर बूढ़ा आएगा तो ही बूढ़े वाले को बताओगे, बूढ़े वाले को जवान तो बताओगे नहीं, है ना। तो इस तरीके से जो भी पेशेंट आएगा आपको उसको वहां पे काउंसलिंग करना है। समझ में आ रहा है? भले ही वो सुने ना सुने, भाड़ में जाना, लेकिन मेरे को चाहिए कि आप काउंसलिंग करना सीखना। काउंसलिंग समझ में आता है ना? फार्मासिस्ट का रोल है क्या? काउंसलिंग करना। एम आई राइट? आज आप लोग फार्मासिस्ट ज्वाइन करते हो तो आप लोगों से ना सोसाइटी कुछ एक्सपेक्ट करती है कि भैया इनको मेडिसिन का नॉलेज होगा, इनको हेल्थ का नॉलेज होगा, तो उस मामले में खरा उतरना है, क्योंकि ये सारी चीजें सिलेबस में नहीं है। लेकिन मेरे 14 साल के करियर में जो मैंने देखा, प्रैक्टिकली देखा, तो इसको मैंने अलग से अपना सिलेबस बनाया। तो इसमें आपको हर एक हॉस्पिटल क्लिनिक में 2 दिन का होता है, जितने भी लोग से बात करोगे नाम नंबर उसका चाहिए, क्योंकि मिनिमम एक ग्रुप को 25 लोग हम लोग बोलते हैं, मतलब एक आदमी को 5 लोग को बताना होता है, तो आसानी से हो जाता है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। लेकिन एक बार रोज चलते हुए आदमी से बात कर लिया ना, हॉस्पिटल में क्लिनिक में से बात कर लिया ना, फिर जिंदगी में कभी भी कोई भी टाइप की मार्केटिंग, कोई भी टाइप की स्पीच, क्योंकि लीडरशिप इज ऑलवेज बोलते हैं ना, गुड फॉर योर करियर। एक बार आपने लोगों से बात करना सीख लिया, लोगों के आंखों में आंखें डालकर उनको अपनी चीजें समझाना सीख गए, सो अल्टीमेटली समझ लेना कि आप आधी लड़ाई जीत गए। संकोच और जो सारी चीजें होती है, मैं देखता हूं बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देती। तो ये 2 चीज है, 2 असाइनमेंट है जो आपको करना है। जाहिर सी बात है करना है तो आपका टाइम जाएगा। अब जो टाइम पास कर रहा है रोड पे खड़े होके, तो उसको उतना अगर टाइम है तो समझ लो फिर ये सब प्रोजेक्ट वगैरह नहीं कर पाएगा। वो कुछ ज्यादा तो है नहीं, लेकिन क्या है, इसमें ही इन्वॉल्व रहोगे तो मजा आएगा, बिकॉज इट्स अ गेम। मैंने कहा गेम की तरह प्ले करना है। समझ में आ रहा है? 2 समझ में आएगा, 2 मैंने जो बताया। तीसरा क्या होगा बताता हूं। तीसरा ये होगा, मेडिकल स्टोर। आपको आपके एरिया का या जो भी मेडिकल स्टोर से मतलब जो भी मेडिकल स्टोर हमारे पास आएगा, आप सबका मैं 3 से 4 लोगों का ग्रुप बनाऊंगा। फिर ग्रुप बदलेगा, याद रखना, मैं ग्रुप बार बार चेंज करता हूं। आप 4 लोग साथ में थे, दूसरे ग्रुप में 4 लोग साथ में नहीं रहोगे, आप लोग नया ग्रुप, बिकॉज टीम वर्क करना भी सीखना है, दूसरे के साथ रहकर उसको साथ में लेकर काम करना सीखना है, बिकॉज वर्ल्ड दुनिया को फेस करना है, तो ये चीजें बार बार सीखना होगा। तो तीसरा वाला प्रोजेक्ट है ना, मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है, सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट। पता है क्या? मैं आपको एक एक मेडिकल दूंगा और आपको उस मेडिकल स्टोर का पूरा बायोडाटा भी दे दूंगा। देखो उसका धंधा अभी इतना है, उसका स्टॉक अभी इतना है, मतलब उसकी सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। और आपको 3 महीने का मैं टाइम दूंगा। आपका ग्रुप या जो भी आपके ग्रुप का नाम रहेगा, जो भी आप लोग रखोगे, आपका ग्रुप उस मेडिकल को अडॉप्ट करेगा। अडॉप्शन समझ में आता है? जैसे अंबानी लोग कोई गांव अडॉप्ट कर लेते हैं, गांव को आगे बढ़ाते हैं, तो वैसे आपको क्या करना है, आपको मेडिकल स्टोर को अडॉप्ट करना है। 3 महीने का टाइम दूंगा, उसके सेल को डबल करना है, उसके सेल को
डबल करना है। क्योंकि अल्टीमेटली एक बात बताऊं, किसी अपने घर पे पेरेंट्स से बात करना, पूछना, ठीक है, कि पापा अगर गाड़ी चलाना सीखना है तो दूसरे की गाड़ी चलाना सीखने का ना पहले, तो बोलेंगे हाँ, अगर गाड़ी सीखना है तो अपनी गाड़ी मत खरीदो, दूसरे की गाड़ी में सीखो। एम आई राइट ना? वो तो उतना अक्ल तो आपको भी है। तो यहां पर क्या है पता है, अगर मेडिकल स्टोर भी लेना है, मेडिकल स्टोर भी चलाना है ना, तो दूसरे का लेके चला लो ना पहले। और आप दूसरे की गाड़ी में बैठे हो, अगर ठुक भी गई तो क्या जाता है, मतलब तुम्हारा कुछ था क्या? तुम्हें तो एडॉप्शन के लिए मिला ना, तुम्हें ना बता दो ना, तुम्हें पैसा मिलेगा, ठीक है, हाँ, लेकिन अवार्ड्स मिलेगा, लेकिन आपको बहुत सारी ऐसी चीजें, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जो आपके करियर में 4 नहीं 100 चांद लगा देंगे। क्योंकि भाई आपके रिज्यूम में लिखा रहेगा मेडिकल स्टोर अडॉप्ट किया, ये नाम था, ये नंबर था, ठीक है, ये सेल था, मैंने उसको 3 महीने में ये तक लेके गया। जब एक बार देखेगा ना, तो जो सामने इंटरव्यू लेने वाला रहेगा ना, वो खड़े हो जाएगा और सैल्यूट मारेगा, बोलेगा भाई क्या मतलब, ये तो मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। क्योंकि मैंने ये ना इसी बार से स्टार्ट किया, ये वाला जो है, मैंने ये जो प्रोजेक्ट है इसी बार से स्टार्ट किया। क्योंकि कैसा है ना, मैं मतलब ऑलमोस्ट 1000 लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूं। तो कैसा है कि मैंने देखा है कि कंपनियां जब हमको बोलती है इंटरव्यू लेने के लिए, तो किस तरीके की चीजें मांगती हैं हमसे। तो अगर रिज्यूम में ऐसी चीजें लिखी रहेंगी ना, तो आपका जो डिमांड है वो एकदम हाई चला जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, सेल बढ़ना चाहिए, सबको बढ़ाना ही पड़ेगा। 3 महीने का टाइम होता है। मैं आपको 2 लेक्चर लूंगा, सिर्फ 3 महीने से पहले 2 लेक्चर लूंगा, ठीक है। उस 2 लेक्चर में ना मैं आपको मेडिकल स्टोर के सेल बढ़ाने वाले जो 8 ये है स्टेप्स है, जो कोई मेडिकल वाला नहीं जानता, मैं पूरे के पूरे 8 स्टेप आपको खोल के पिला दूंगा। समझ में आ रहा है? और उस 8 स्टेप को आपको जाके अप्लाई करना है। सोशल मीडिया कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सोशल मीडिया 700 करोड़ जनसंख्या को इस कमरे में बैठ के आप टच करके आ सकते हो, वो चीज है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला 8 चीज में एक सोशल मीडिया भी है, और आपके प्रोजेक्ट में भी सोशल मीडिया है। मतलब आपके प्रोजेक्ट, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ना मेडिकल अडॉप्शन प्रोजेक्ट, वैसे ही उसमें 5वां नंबर माने किसका है? आप सबको अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाना है। आप सबको बनाना है। अगर पहले से बनाया है तो वेरी गुड, अगर नहीं बनाया है तो बनाओ। क्योंकि यहां जब आप पढ़ाओगे ना, तो मैं आपको वीडियो दूंगा आपका खुद का। समझ में आ रहा है? अगर आप यहां पर खड़े होकर देखो, मैं क्या बता रहा हूं पता है, मैं आपको ना ये रेस में लेके जा रहा हूं। ऐसा क्यों होता है कि एक अंबानी का लड़का जो है आज, आकाश अंबानी, उसको लात मार के वो निकाल देगा जीरो लेके, मतलब 0 पैसा लेके, तो वो वापस से 1000 करोड़ का मालिक कितने जल्दी बन जाएगा? फटाफट बन जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट हो गया है भाई। उसने अपने लाइफ में सबसे बड़ी चीज कमाई है, वो क्या है? माइंड सेट। तो आप सबको भी अपना अगर माइंड सेट बदलना है तो ये सारी एक्टिविटीज तो करनी पड़ेगी, और सब चीजों में बहुत मजा आने वाला है। कोई बड़ी चीज नहीं है। यूट्यूब चैनल बनाओ, सोशल मीडिया चैनल बनाओ, आपको सोशल मीडिया जो एक्सपर्ट है वो आकर आपको सोशल मीडिया सिखाएगा, ठीक है। ये सब क्यों सिखा रहे हैं पता है? क्योंकि जो फाइनल, जो हमारा लास्ट वाला जो प्रोजेक्ट है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए आपको सारी चीजें सीखनी जरूरी है। पता है क्या? मैं यहां बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट जो बैठा हुआ है, उन सबको उनके खुद के नाम की ओनरशिप वाली कंपनी खोल के दूंगा। इस बार का मेरा प्लान है। मतलब क्या है पता है? मैं एक कंपनी खोलूंगा जिसमें आप सब रहोगे डायरेक्टर, ठीक है। और हम सब डिसाइड करेंगे, देखो कंपनी खोलने से लेके स्टेप नंबर 1 से लेके जो भी स्टेप आगे होगा, वो सारे स्टेप में ना मैं आपको लेके चलूंगा साथ में। हम साथ में कंपनी खोलेंगे। क्योंकि देखो एक बार उसने बनाया क्या, मैं ये बार बार अगर नाम ले रहा हूं मैं केस किंग का, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही प्रोडक्ट है। इसका मतलब है लाखों में से मैं अभी क्या बार बार हर प्रोडक्ट का स्टोरी सुना नहीं सकता, है ना। केस किंग उसने एक बार बनाया, अब उसके बाद देखो खटाखट 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 बनाते जा रहा है, और सारे के सारे प्रोडक्ट आप लोग भी नोन हो, आप सब लोग जानते हो, यहाँ पर आप सब लोग गवाह हो उस बात के। एम आई राइट? तो मैं वही करने वाला हूं। मैं आपके साथ मिलकर एक कंपनी खोलूंगा। समझ में आ रहा है? मैं आपके साथ मिलकर एक कंपनी खोलूंगा जिसमें कंपनी फॉर्मेशन कैसे होता है मैं यहां पर डिस्कस करूंगा आपके सामने, ठीक है। और जिससे भी बात करना है ना मुझे, जिस सीए से मैं बात करूंगा वो भी मैं स्पीकर पे करूंगा, माइक पे, आप सब लोग भी वो बात सारी सुनना,
समझ में आ रहा है? उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा ब्रांड बनाना है, कौन सा सेगमेंट, कौन सा गैप खाली है, वो हम सब डिसाइड करेंगे बैठ के ऐसे डायरेक्टर्स। समझ में आ रहा है? फिर बाद में जब ब्रांड डिसाइड होता है तो उसका ब्रांड नेम रजिस्टर करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए ब्रांड नेम बनाना पड़ता है। तो ब्रांड नेम क्या बनाओगे? इसमें ट्रेडमार्क सर्च करके एक आता, गूगल पे सर्च मारोगे तो वहां पर आता है, तो वहां पर अपने ब्रांड का नाम डालते जो जितने भी नाम, जैसे आप सब लोग, जैसे मुझे बनाना है फॉर एग्जाम्पल केस किंग अपन बनाते हैं, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज तो बहुत डीपली वाली है। जब हम लोग बैठेंगे तो 100 लोगों का आइडिया आएगा, तो उसमें से 5 प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करना है केवल। समझ में आ रहा है? तो कैसा है, केस किंग अगर बनाना है तो केस किंग तो नाम आप रख नहीं सकते, क्यों? ऑलरेडी किसी का है। तो ट्रेडमार्क के लिए आपको नया नाम सर्च करना पड़ेगा, तो उसमें ट्रेडमार्क सर्च जाके करना पड़ता है। ठीक है, ट्रेडमार्क सर्च कैसे करते हैं मैं आपको खुद सिखा दूंगा। समझ में आ रहा है? और जब एक बार अपना ट्रेडमार्क हो गया कि नहीं अभी वो नाम किसी का नहीं है, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे करते हो भी सिखा दूंगा। सब चीज है ऑनलाइन, सब चीज, बस रास्ता पता होना चाहिए। और ब्रांड एक बार बन गया ना, अब एक बार ब्रांड बन गया और हम सब 750 लोग उसके ओनर हैं और हम सबको उसकी मार्केटिंग करनी है, तो पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझा दूंगा, पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझा दूंगा कि देखो सोशल मीडिया उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, प्रिंट मीडिया है और भी अलग अलग मीडिया है। ठीक है, उसके अलावा मेडिकल स्टोर पे भी है, मेडिकल स्टोर पे क्या मार्जिन दे, कैसे दे, डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे अपॉइंट करे, ये सारी चीजें हम लोग खुद बैठ के यहाँ डिसाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा समझो कि मैं एक प्रोडक्ट आपके साथ मिलके ओपन कर, मतलब एक प्रोडक्ट यानी कि एक कंपनी के अंदर 5 प्रोडक्ट होते हैं, तो एक कंपनी तो हम सब यहां बैठकर ओपन कर लेंगे। उसके बाद आगे चल के नेक्स्ट वाला जो रहेगा वो आपका रहेगा, ये भी आपका ही रहेगा। यहां पर भी आप डायरेक्टर रहोगे। ठीक है, मान लो उसमें से कोई प्रोडक्ट एग्जांपल सच में किसी कंपनी, क्योंकि मैं आपको ये भी तक सिखाऊंगा कि जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना तो प्रोडक्ट अपने और कस्टमर के लिए मत बनाओ, कस्टमर आप है ना दूसरी कंपनी के लिए बनाओ। दूसरी कंपनी मतलब जैसे आईटीसी है, आईटीसी कंपनी है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल पल्स कैंडी है ना, पल्स कैंडी जैसे बना था, तो पल्स कैंडी जो है ना वो बनाते समय उसने क्या सोचा पता है? जो बना रहा था कि मैं बनाऊंगा, इसको बड़ा करूंगा और आईटीसी को बेच दूंगा, क्योंकि उसकी कॉम्पिटिटर में आईटीसी आएगी। तो हम भी ऐसे ही प्लान करने का कि हम प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन क्यों बनाएंगे पता है? दूसरे को बेचने के लिए। और उस प्रोडक्ट को बड़ा बनाने में हमको थोड़ा ज्यादा बोलते ना दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ अकेला आदमी नहीं होगा। यहाँ कितने लोग होंगे? 750 लोग। समझ में आ रहा है? तो 750 लोग अपने लेवल पे काम करेंगे, सबको काम दिया जाएगा, सबको मैं काम दूंगा, सब काम करेंगे एज ए ओनर, क्योंकि सबको मिलेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट सबको मिलेगा। समझ में आ रहा है? मेरे लिए क्या पता है, मेरे लिए एक तरीके से ये है कि दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल एमबीए मैं आप सबको करवा रहा हूँ, फार्मा एमबीए सर्टिफिकेट, मैं आपको सर्टिफिकेट भी दूंगा। ठीक है, मेरे लिए ये है कि आप सबको मैं एक्चुअली जैसे कि कहते हैं ना कि कोई चीज एक बार सिखा दो तो आदमी बार बार करता रहता है, तो मेरा काम है आपको सिखाना एज ए टीचर, आपका काम है उसको अपनी लाइफ में आगे चल के अप्लाई करना। मेडिकल स्टोर लोग क्या करते हैं पता है? मेडिकल स्टोर पे नौकरी करते हैं, जैसे 3 महीने के जो हमारे बच्चे बता जो पास करते हैं, तो 3 महीने का आपको पता है ट्रेनिंग है, तो लोग क्या करते हैं 3 महीने मेडिकल स्टोर में जाके बोलते हैं सर मुझे ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है 3 महीने का मेरे को स्टेम साइंस चाहिए इसलिए, तो जाके ना मेडिकल स्टोर पे क्या काम करवाते हैं पता है? मतलब वही कस्टमर हैंडल करना। कस्टमर हैंडल क्या, कस्टमर कैसे हैंडल करोगे, कुछ आता ही नहीं तो, है ना, चुपचाप बैठे रहोगे, ये इधर साफ कर दो, उधर साफ कर दो, ये साफ कर दो। अरे भाई हम साफ करने वाले नहीं है, मतलब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हम सब उस दुकानदार के साथ कंधे से कंधा मिला के उसके धंधे को बढ़ाने वाले आदमी बनेंगे। मतलब मैंने अपने जो सेकंड ईयर के बैच को क्या बोला, कोई ट्रेनिंग के मांगने नहीं जाएगा, 4 का ग्रुप बनाओ, बोलो आपके मेडिकल का धंधा बढ़ा के देंगे, मैं पूरा पेपर वर्क करके दूंगा। पेपर वर्क मतलब लगता है ना भाई उसके पास, तुम भाग तो नहीं जाओगे लेके, वैसे तो तुम्हारे हाथ में कुछ है भी नहीं, वैसे तो तुम्हारे हाथ में कुछ है भी नहीं, लेकिन तो भी एक पेपर वर्क लगता है कॉलेज का कि भाई मेरे कॉलेज का प्रोजेक्ट है, मुझे ऐसा ऐसा है और मुझे सर आपका मेडिकल जो है हम अडॉप्ट करेंगे 3 महीने के लिए, हम उसको बताने का क्या क्या करने वाले, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, बोले अरे इससे सारी चीजें फोकट में, समझ में आ रहा है? लेकिन उसको क्या लग रहा है कि वो जीत रहा है, तो सही बात है वो जीत रहा है, लेकिन हम सबसे ज्यादा जीत रहे हैं पता है क्या? हम दूसरे की गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। तो मुझे एक बताओ, दुकान में बैठ के साफ सफाई करके ट्रेनिंग लेना अच्छा है कि उसके साथ धंधे को बढ़ाना, धंधा ही सीख जाते हैं ना, धंधा ही तो सीखना है ना अल्टीमेटली, क्या हम लोगों को तो अपने स्किल को बढ़ाना है। तो लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर कब खोलते हैं अपना पता है? जब उनको मेडिकल स्टोर का पूरा समझ में आ जाता है कैसे कैसे क्या होता है। लेकिन अरे गधो, वो समझना ही नहीं था,
वो तो एक 10,000 का आदमी रख लो, वो खुद कर लेगा, एक्सपीरियंस वाला। तुमको समझना है धंधा बिजनेस कैसे बढ़ाना है, तो ये तो यहाँ पे सीख लोगे ना। तो इसलिए हमारे और बाकी लोग में अंतर क्या होगा, सब जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए और हम जाएंगे उसके साथ पार्टनरशिप के लिए। नॉन प्रॉफिटेबल पार्टनरशिप होगी, मतलब प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा धंधा बढ़ाकर देना मेरा प्रोजेक्ट है। तो मेडिकल स्टोर का साइंस स्टैम्प तो मार के दे देगा, उसके लिए बहुत छोटी बात हो जाएगी। उल्टा अगर बाद में तुम्हारा रिज्यूम कैसा बनेगा पता है, रिज्यूम अभी देखो जरा सोचो। हाँ, अभी ये सारी चीजें मैंने आपको बताई ना। अब आप लोग पास होके गए इंटरव्यू में, तो आपके रिज्यूम में क्या लिखा रहेगा देखो। हाँ, आप फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम मॉडर्न क्योर, आप मॉडर्न क्योर कंपनी के डायरेक्टर रह चुके हैं, जिसमें आपने ये 5 प्रोडक्ट को कंपनी फॉर्मेशन से लेके बनाने तक सारा काम किया, जिसमें आपने ये स्ट्रेटेजी लगाई, ये स्ट्रेटेजी लगाई, ये स्ट्रेटेजी लगाई, ये स्ट्रेटेजी लगाई, और रेवेन्यू उसका यहां पे था और यहां तक पहुंचाया। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपके प्रोजेक्ट में आएगा, हमने ये मेडिकल अडॉप्शन प्रोजेक्ट किया, जिसके अंदर हमने XYZ मेडिकल को अडॉप्ट किया और उसका नाम ये था, उसका नंबर ये था, और उसके बाद उसका जो धंधा था, रेवेन्यू था, वो इतना था, और 3 महीने तक मैंने उसमें ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और मैंने उसका धंधा बढ़ा के इतना तक लाके दिया। समझ में आ रहा है आप लोग? मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, जिसमें मैं सबको 1000 सब्सक्राइबर लाने के लिए आइडिया बताऊंगा। सबको 1000 सब्सक्राइबर लेके आना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 1000 सब्सक्राइब मेरा यूट्यूब चैनल है, जहां पर मैं लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के देता हूं, रिलेटेड टू फार्मेसी, रिलेटेड टू मेडिसिन, जिसमें आप बेहतर हो। जो आपको लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आज सबके अंदर एक एक चीज ऐसी होती है। हो सकता है वो खाना बनाने का टिप हो सकता है वो मोटिवेशनल हो, या हो सकता है वो कोई ड्रग को लेके। मैं आपको 10-12 पॉइंट मैं खुद भी दूंगा, ठीक है। आप है ना उस पॉइंट को लेके बनाओ ना, उसमें क्या जाता है। तो हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसमें मैंने ये मतलब इतने सब्सक्राइबर है, जो कि मैंने ये टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। अब इस तरीके से आपका रिज्यूम बना, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक होगा लिखा रहेगा, पता है क्या, एक्सपीरियंस के आगे फ्रेशर, पता है ना फ्रेशर, और एक आप रहोगे, आपने भी वही पढ़ाई की, आपने वही सब कुछ किया, आपने भी 2 साल का पढ़ाई है ना, लेकिन आपके नीचे एक्सपीरियंस में क्या क्या लिखा है। अब बताओ, बड़ा डिफरेंस है कि नहीं? बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस क्रिएट करना है, यही डिफरेंस इस साल हमें यहां पर क्रिएट करना है। इसीलिए मैंने आपको समझाया ना कि देखो 2 साल तक है ना, आप इसी को गेम समझो और इसी को अपनी क्या कहते हैं एक तरीके से मस्ती समझो, इसी को अपना प्यार समझो, सब कुछ, और इसी के अंदर रहना है। क्योंकि 2 साल के अंदर मैं कहता हूं कि बाहर की दुनिया का जो रेशियो है ना, 10,000 में से एक आदमी सक्सेसफुल बनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट का जो आता है सर्वे वो कह रहा है, बहुत कम है। तुम लोग भी खुद जरा देख लो ना, सक्सेसफुल मतलब ये होता है कि 10 करोड़ के आसपास का एक ये बैकअप होता है, जो एक आदमी ने कमा लिया अपनी लाइफ में, ठीक है। आप मुझे बताओ, अपने घर के आसपास चेक करके ऐसे आंख बंद करके ढूंढो, कोई नहीं मिलेगा, बहुत रेयर मिलेंगे, क्योंकि 10,000 में एक होते हैं। मेरा भी क्या मकसद है कि कम से कम मैं 100 में से तो 5-10 निकाल दूं, और पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। लेकिन पॉसिबल ये तब होता है व्हेन यू आर आल्सो टेकिंग इट सीरियसली, कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ऐसा अंदर से होगा, तभी व्हाइट एक्टिवा दिखाई देगी। समझ में आ रहा है ना क्यों दिखाई? क्योंकि जब तक कोई आदमी कोई चीज सोचता नहीं है, उसको कुछ दिखता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान यहां से लेकर चर्चगेट तक जाता है ना, तो वो आंख बंद करके जाता है, क्योंकि उसको वहां पे नौकरी करनी है। और एक इंसान जिसके अंदर आग लगी हुई है ना, कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, जबकि लगी भी रहनी चाहिए, ये तो कॉमन सी बात है, तो भी नहीं लगती लोगों के अंदर। बहुत सबके अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई आप लोगों को आगे बढ़ना है ना, आप लोगों को आगे बढ़ना है, तो बहुत बेसिक चीज है। तो जो चर्चगेट से लेकर विरार से चर्चगेट जाता है ना, वो ये भी देखता है कि लोग कपड़े कैसे पहन रहे हैं, वो ये भी देखता है कि ट्रेन में आके कोई सामान बेच रहा है तो कैसे बेच रहा है, क्या बोल रहा है, कैसे सुन रहा है, मतलब हर चीज से सीखता है। उसको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। और जैसे दुकान भी कोई जाता है ना, दुकान के अंदर भी उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, मतलब हर जगह उसको धंधा ही दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर वो चीज है। और यही चीज है ना, आपको 10,000 लोगों से डिफरेंट और अलग बना देती है। और 2 साल तक मैं आपके अंदर यही ट्रेनिंग करके डाल रहा हूँ, कि जब आपका रिज्यूम रखा जाएगा किसी भी जगह पे ना, ऐसे टेबल के ऊपर, तो आप बताता हूँ कि वहां के बाकी स्टाफ को भी बुलाया जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो इन्होंने क्या क्या किया है। लेकिन झूठा झूठा लिखा, मतलब यहाँ पे किया ही नहीं और लिख दिया, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो तो चोरीगिरी हो जाएगी। अब वैसा तो कोई करेगा नहीं, मुझे उम्मीद है ना। करना है और लिखना है,
और करना तो है ना, फायदा तो आप ही का है ना। गाड़ी चलाना सिखा रहा हूं ना मैं, वो भी दूसरे की गाड़ी में बैठा के। कंपनी खोलना सिखा रहा हूं ना मैं, वो भी क्या है, पूरे खर्चे मेरे। समझ में आ रहा है, आपको दे रहा हूं ओनरशिप, ठीक है, और यहाँ तक कि उसमें प्रॉफिट भी आएगा वो भी आपको, लेकिन सिखा रहा हूं ना। उसके बाद यहाँ बुलाकर अगर मैं लेक्चर मतलब तो आप लोगों को देता हूँ, तो यहाँ जो बाजू में तुम्हारा टीचर खड़ा रहेगा ना, वो 25,000 35,000 वाला टीचर होता है, तो मंथली सैलरी तो मैं दे रहा हूँ ना। मैं तो बोलूंगा ना भाई तू पढ़ा, तू वो सब टाइम काम मत कर, लेकिन मेरे को पता है कि वो सब करना है, लेकिन ये भी साथ में लेके चलना है। क्योंकि पास तो हर साल लाखों लोग हो रहे हैं, लेकिन वो लाखों लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सब एक ही दौड़ में भाग, रैट रेस होता है ना, रैट रेस, चूहे वाला रेस, उसमें बस मेडिकल 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 मेडिकल। अरे भाई मेडिकल में ज्यादा कंपटीशन है, ज्यादा डिफिकल्ट धंधा है, मैं तो बोलता हूँ एज कम्पेयर टू बाकी धंधा। मतलब जो हमारी इंडस्ट्री है बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं दिल्ली वगैरह में, ठीक है, मैं आप लोगों को बस बताऊंगा, जिसको जिसको चलना है चलेगा साथ में, ठीक है। जिस दिन आपने उस फंक्शन में चले गए, उसका नाम है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, दिल्ली में होता है वो, ठीक है। मतलब सारी कंपनियां आती है, अपना स्टॉल लगाती है, एग्जीबिशन, ठीक है, और फार्मा वाली, और अपने प्रोडक्ट के बारे में अपनी कंपनी का सब कुछ बताते हैं। जिस दिन कोई वहां पहुंच गया ना, तब वो प्राउड फील करता है कि मैं फार्मेसी का पढ़ाई किया हूँ और अच्छा हुआ मैं आज यहाँ आ गया। तो वहां पे कैसे दिल्ली का आना जाना, मतलब अपन टिकट पहले निकालेंगे, 2,000 रुपये लगेगी, बाकी सारी चीजों का पैसा नहीं लूंगा। लेकिन कैसा है, अब दिल्ली टूर तो ऐड नहीं है ना, तो वहां पे दिल्ली जाना, वहां 2 दिन का रहता है, ठीक है, 2 दिन वहां पे रुकना, 2 दिन आना, मतलब 2,000 का फ्लाइट का टिकट पहले बुक कर, 2,000 में आ जाता है। 2,000 2,000 4,000, कोई ट्रेन से भी आ सकता है, ठीक है। ग्रुप देखेंगे जैसा रहेगा, मोटा मोटा 5,000 का खर्चा रहेगा। लेकिन अगर उस एग्जीबिशन में जाके आ गए ना, तो बस समझ लो कि जो मैंने आज आपको दिखाया है ना बोर्ड के ऊपर, वो आप रियल में देख लोगे, आप रियल लाइफ में देख लोगे, ठीक है। पर डिपेंड करता है कि ये सारी चीजें जो उसको ज्वाइन कर, मैं उसमें बिल्कुल नहीं बोलता, मैं जिसका मर्जी करना है, जिसको नहीं करना है मत करो। समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसे ही बोलने वाला हूँ आगे चल के, तो इसके हिसाब से आपको जैसा करना रहेगा उसमें आप लोग को डिसाइड करना रहेगा। तो ये सारी की सारी बातें हो गई किसके लेके, हमारे प्रोजेक्ट को लेके, जो मैंने आज आपको यहाँ पर शेयर किया है, ठीक है, जो हमें आप सबको यहाँ पर मिलके करना है, जो हमें बाकी लोगों से अलग बनाएगा। Am I right? अब हम लोग फटाफट 10-15 मिनट में सब्जेक्ट्स को मैं खत्म कर देता हूँ। आपके फार्मेसी में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स क्या क्या है और कैसे कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट ईयर फार्मेसी, आपको जो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, दूसरा है फार्मा केमिस्ट्री, फटाफट पे सब्जेक्ट पहले लिख देता हूं, तीसरा है फार्माकोग्नोसी, उसके बाद है HAP, उसके बाद है सोशियल, उसके बाद है सोशल। ये आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा फार्मास्यूटिक्स से। यहां पर फार्मास्यूटिक्स पढ़ाने के लिए आपके पास 2 टीचर होंगे। मैं फार्मास्यूटिक्स से टीचर हूं, मैंने जो PhD किया फार्मास्यूटिक्स वाला ही है, तो मैं एक्चुअली में सब्जेक्ट तो आपके सारे देखूंगा, लेकिन मेरा मेन सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स है, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स में क्या है, हर सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ने वाले हो वो आज मुझे बताना है। उसके बाद एक एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन उसका टीचर आके देगा। समझ में आ रहा है? सो पहली चीज, फार्मास्यूटिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हो। फार्मास्यूटिक्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। यहां पर आप दवाई को बनाना सीखने वाले हो, जैसे टैबलेट कैसे बनाना है, कैप्सूल कैसे बनाना है, इंजेक्शन कैसे बनाना है, ऑइंटमेंट कैसे बनाना है, यानी कि जितने भी दवाइयां आज तक आपने देखी है उसे कैसे बनाना है, तो बनाने वाली चीजें आप पढ़ने वाले हो फार्मास्यूटिक्स में। समझ में आ रहा है? तो इसके बारे में मोर डिटेल, तो जब सब्जेक्ट टीचर आएगा, अपने एक सब्जेक्ट को 2 घंटा पूरा लेगा इंट्रोडक्शन, तो उसमें वो डिटेल में बताएगा, मैं आपको दूंगा ओवरव्यू, ठीक है। तो सुटिक्स मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। आज हमको यहाँ पर सुटिक्स में क्या पढ़ने मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। फार्मा केम यानी कि फार्मा केमिस्ट्री। फार्मा केमिस्ट्री क्या है बताया? फार्मा केमिस्ट्री मतलब ये होता है जहां पर दवाई की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। दवाई की केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है भाई? अरे एक बात याद रखना, दवाई बनाना इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, दवाई को बनाने के बाद उसको टेस्ट करना इज मोर इंपॉर्टेंट।
आप दवाई बनाने के लिए जो देखेंगे तो वहां पे काम करने वाले लोग रहेंगे डिप्लोमा और बैचलर, लेकिन जो टेस्ट करने वाले लैब में जो लोग रहते हैं वो सब मास्टर और पीएचडी रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये केमिकल है, और केमिकल के साथ जब भी आप कोई भी चीज करेंगे, यानी कि जब केमिकल आप किसी को खिला रहे हो तो केमिकल से आदमी मर भी सकता है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? तो कैसा है, हमने जो सोचा वैसी दवाई बनी कि नहीं बनी वो डिसाइड है ना लैब करते हैं, मतलब ये टेस्टिंग वाले करते हैं, जिस डिपार्टमेंट को बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। समझ में आ रहा है? तो दवाई को बनाना हम सुटिक्स में सीखेंगे, दवाई को टेस्ट करना हम फार्मा केमिस्ट्री में सीखेंगे। समझ में आ रहा है? फार्मा केमिस्ट्री में सीखेंगे कि भाई दवाई को कैसे टेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल लिमिट टेस्ट, ऐसे ये सब टेस्ट है। ऐसे मतलब क्या होता है, आपके हाथ में मैंने एक ऐसा पैरासिटामोल का टैबलेट रखा, मैं बोलूंगा इसको, इसमें लिखा है रैपर पे 500 mg पैरासिटामोल, तो 500 mg है कि नहीं है इसको प्रूफ करो। तो कैसे करोगे? तो ये सारे टेस्ट आपको उसमें दिए रहेंगे कि भैया इसको लूंगा मैं, इसका ऐसे करूंगा। ऐसे क्यों किया जाता है? टू फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, यानी कि आपके इस दवाई के अंदर कितना ड्रग है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसे करते हैं। तो वो जो आपको टीचर पढ़ाएगा तो वो आपको डिटेल में सब बताएगा। तो मैं आपको बस यही रटवाऊंगा आज कि सुडिक्स मतलब क्या, दवाई बनाना, केमिस्ट्री मतलब क्या, दवाई को टेस्ट करना। दोनों इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए दवाई बनाने में देखो दवाई कंपनी में ना बड़ा सा ये होता है मैन्युफैक्चरिंग, तो बड़ा सा टेस्टिंग लैब भी होता है कि जब रॉ मटेरियल आए तब भी टेस्ट करो सही आए कि नहीं आए, उसके बाद बन रहा है तो बीच में से निकाल के टेस्ट करो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एंड हो गया उसको मार्केट में बेचना उसके पहले टेस्ट करो कि कंप्लीट सही से बना कि नहीं बना। ये हर इसमें क्यों टेस्ट कर रहे हैं? अरे आप लोग घर पे भी करते हो। अरे वो छोड़ो, चाय बनाना है, अगर चाय, तो एक चाय आप घर पे बनाते हो, एक चाय ताज में भी बनती है ना? तो ताज की चाय और घर की चाय में क्या अंतर होता है? जैसे बटर चिकन जो आता है, बटर चिकन मैंने खाया था तो 1800 रुपए का आता है ताज में, राइट? और आप लोग यहाँ पे खाएंगे तो शायद 100 रुपए में आएगा, राइट? ऐसा अप्रोक्सीमेटली। तो क्या अंतर होता है पता है? जो ताज वाला है ना, जब वो मंगाता है ना प्रोडक्ट, तो जब आता है प्रोडक्ट तो भी टेस्ट करते हैं, वो लोग टेस्ट करते हैं बकायदा। बनाते समय टेस्ट मतलब खा के टेस्ट नहीं, उसको टेस्ट करते हैं कि सही आया कि नहीं आया। उसके बाद बनाते समय बीच में भी चेक करते हैं, बनाने के बाद भी टेस्ट करते हैं, उसके बाद सर्व करते हैं, क्योंकि क्वालिटी देना है ना। क्योंकि मेडिसिन में भी हमको यही टारगेट रहता है कि आप अगर दाल फ्राई दे रहे हो तो कुछ भी दे दे भाई चलेगा, लेकिन जब मेडिसिन सर्व कर रहे हो तो अगर गलत मेडिसिन गई तो कोई मर गया ना तो बहुत बड़ा ये बवाल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, दवाई मैन्युफैक्चरिंग में सीखेंगे हम लोग क्या, तुम्हारा शायद सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है ना, ये न्यू बैच है, 10 मिनट के बाद, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स दवाई बनाना, फार्मा केमिस्ट्री दवाई को टेस्ट करना। उसके बाद है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या है? फार्माकोग्नोसी मतलब स्टडी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग। जो आयुर्वेदिक ड्रग्स होती है वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? अरे बहुत सारी दवाइयाँ जो एलोपैथी है वैसे ही आयुर्वेदिक भी है, और बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारे लाइफ में डे टू डे लाइफ में हम यूज भी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में नॉलेज किसको होना चाहिए? डॉक्टर को, मोची को, किसको होना चाहिए? फार्मासिस्ट को। जिसकी वजह से यहाँ पे आपको फार्माकोग्नोसी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद HAP। HAP मतलब क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी जो दिख रहा है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जो अंदर फंक्शन हो रहा है, यानी कि बॉडी के बारे में सारी चीजें पढ़नी है। तो ये तो आपने 12वीं में पढ़ी, जिसने भी ध्यान से पढ़ा होगा तो 12वीं में ये चीजें हुई है, वापस से रिपीट होगी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, स्किन, ईयर, आई, ये सब सारी चीजें आपको फिर से पढ़ना है। किडनी, लीवर, ये सारी चीजें फिर से पढ़नी है। समझ में आ रहा है? तो ह्यूमन एनाटॉमी हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? अरे इसलिए पढ़ाया जा रहा है भाई, मेडिसिन बॉडी के ऊपर एक्ट करती है कैसे, वो हम सेकंड ईयर में पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी में। तो मेडिसिन बॉडी के ऊपर एक्ट कैसे करती है वो तो सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है? पहले बॉडी को तो समझ ले। एम आई राइट ना? जब आपको बॉडी समझ में आएगी तो मेडिसिन उस पर एक्ट करती है तो क्या होता है, तो उसके बाद समझ में आएगा वो। क्लियर है? तो HAP सेम एज इट इज 12th साइंस जैसा। उसके बाद सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी मैं इसको कहता हूं जनरल नॉलेज वाला फार्मेसी। मतलब एज ए फार्मासिस्ट आप हमारी जो कम्युनिटी है उसको सर्व करने वाले हो। आप जो कम्युनिटी को सर्व करोगे ना, आज एज ए फार्मासिस्ट मैंने बोला ना कि हर कोई आपसे उम्मीद करता है कि आपको ज्यादा नॉलेज होगा, है ना? तो ज्यादा नॉलेज होगा। कोविड के बारे में लोग बाजू वाले से ना पूछ के फार्मासिस्ट से पूछते उसको ज्यादा नॉलेज होगा, है ना, राइट? तो वो नॉलेज होना भी तो चाहिए।
सारी बीमारी का नॉलेज। आप लोगों ने पढ़ा है इसमें बहुत सारी चीजें, पता है क्या? ये कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पढ़ा है ना 12वीं में? तो वो सारे डिसीज मतलब बीमारियां, वायरस, बैक्टीरिया, नहीं अभी नहीं, बाद में। न्यू बैच है क्या? चल हो गया, अभी 10 मिनट रुक जा, हो जाएगा तो। हाँ, मैं क्या कह रहा था, सोशल फार्मेसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? जनरल नॉलेज फॉर द फार्मासिस्ट। समझ में आ रहा है? मतलब फार्मासिस्ट जो है उसका बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए? बीमारी को लेके होना चाहिए, और यहां तक कि फैमिली प्लानिंग को लेके भी होना चाहिए, डेमोग्राफी को लेके होना चाहिए। ये सब कुछ चीजें हैं जो बेसिक चीजें होती है। यहाँ पे हम लोग पढ़ने, इसको कह सकते हैं सोसाइटी में रहने का जनरल नॉलेज जो आपको पढ़ना है, जो सीखना है, वो सोशल फार्मेसी में आप सीखने वाले हो। समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आप पढ़ने वाले हैं जो सब्जेक्ट है, फटाफट में लिख देता हूं। पहला है फार्माकोलॉजी, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है कम्युनिटी, उसके बाद हॉस्पिटल एचसीपी, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, उसके बाद कोथेरेपेटिक्स, इसके बाद है इथिक्स एंड लॉ, इसके बाद एक है हॉस्पिटल, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी, एचसीपी, कोथेरेपेटिक्स। सुनो यहाँ पे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आप क्या पढ़ने वाले हो पता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आप पढ़ने वाले हो कि दवाई बॉडी के ऊपर कैसे एक्ट करती है। मतलब ये दवाई खाने से ये होता है, ये फार्मासिस्ट को नॉलेज होता है, पता है ना? तो नॉलेज कहाँ से मिलता है पता है? फार्माकोलॉजी से, कि कौन सी दवाई खाने से क्या क्या रिएक्शन होता है, क्या क्या एक्शन होता है, क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, वो सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो फार्माकोलॉजी के अंदर। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये आप एक कम्युनिटी पढ़ने हो। कम्युनिटी में क्या है पता है? हाँ, न्यू बैच है। हाँ, तो ये न्यू बैच है, आप ऊपर जाओ। अरे बाप रे, टाइम हो गया क्या? हाँ, तो आप लोग यहाँ पर कम्युनिटी में क्या पढ़ने वाले पता है? कि कम्युनिटी फार्मेसी यानी कि मेडिकल स्टोर चलाने के लिए, है ना, आपके पास कैसे कैसे अरेंजमेंट होनी चाहिए। मतलब कितने टाइप्स के मेडिकल होते हैं, हॉस्पिटल के मेडिकल अलग, नॉर्मल मेडिकल अलग, कम्युनिटी के मेडिकल अलग। मेडिकल स्टोर पे खड़े रहते समय आपको कैसे अपनी मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करना है, सारी चीजों को, ये सारी चीजें कौन सिखाएगा? कम्युनिटी फार्मेसी। मतलब इसको कह सकते हैं एक तरीके से जनरल नॉलेज वाला ही। उसके हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल में जब फार्मासिस्ट काम करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सीरियस पेशेंट, इमीडिएट पेशेंट और अलग अलग टाइप के पेशेंट आते हैं, तो उनको ट्रीट करने, उनको मैनेज करने के लिए आपको अलग अलग टाइप्स के नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको हॉस्पिटल का पूरा नॉलेज देगा एचसीपी, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, नाम से भी पता चलता होगा। उसके बाद है कोथेरेपेटिक्स। कोथेरेपेटिक्स मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि देखो, आप लोग एक चीज समझ लो कि कोई भी दवाई कोई खाता है तो उसका एक्शन क्या होता है वो सबको पता होता है, मतलब वो फार्माकोलॉजी में आप सीख जाओगे। लेकिन किसी बीमारी को पकड़ के, ऐसे यहाँ पे क्या है, दवाई को पकड़ के पूरा का पूरा हम लोग क्या सिखाएंगे? दवाई को पकड़ के पूरा का पूरा मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि दवाई का साइड इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, ये सारी चीजें। कम्युनिटी में क्या रहेगा पता है? बीमारी को पकड़ के, बीमारी को पकड़ के मैं सारी चीज बताऊंगी कि देखो बीमारी में क्या होता है, और किस बीमारी की आगे चल के जिस जिस चीजों में क्या क्या मेडिसिन देना है, और अगर इतना स्टेज हुआ तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में क्या होता है। तो सारे के सारे स्टेज, मतलब यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो डिसीज से रिलेटेड मेडिसिन, यहाँ पे पढ़ने वाले हो डिसीज से रिलेटेड चीजें बस, पर यहाँ सॉरी मेडिसिन से रिलेटेड चीजें, पर यहाँ डिसीज से रिलेटेड चीजें। मतलब कैसा होता है? मेटफॉर्मिन यहाँ आप पढ़ो। देखो ये लोग कहते हैं कि ये और ये सेम एक जैसा ही होता है, तो बात सही है, क्योंकि यहाँ पे कैसे पढ़ोगे? मेटफॉर्मिन पढ़ोगे, मेटफॉर्मिन यूज होता है डायबिटीज में। देखो ध्यान से, यहाँ क्या पढ़ोगे पता है? डायबिटीज पढ़ोगे, और डायबिटीज के अंदर पढ़ोगे मेटफॉर्मिन यूज होता है डायबिटीज में। समझ में आ रहा है कैसा है? दोनों अलग, क्योंकि क्या है ना कि आपको सिर्फ देखो, आपको सारा दवाई का नॉलेज दे दिया, सारे दवाई का नॉलेज दे दिया, लेकिन आपको डिसीज का नॉलेज नहीं दिया तो भी गलत है। तो अगर आपको डिसीज का नॉलेज दे दिया और मेडिसिन का नॉलेज, वो भी गलत है। इसलिए यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे आपको मेडिसिन का नॉलेज, यहाँ पे आपको डिसीज का नॉलेज। समझ में आ रहा है? उसके बाद इथिक्स एंड लॉ। इथिक्स एंड लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है? फार्मा इंडस्ट्री में हो तो फार्मा इंडस्ट्री का खुद का इथिक्स एंड लॉ है, जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948। मतलब जैसे कि इंडियन पैनल कोड होता है, जैसे कि पुलिस वालों का होता है ना, उनका खुद का कानून, वैसे लॉ का भी, सॉरी मेडिसिन का भी अपना खुद का कुछ लॉ है, कानून है, ठीक है, जिसके अंदर
जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं अलग अलग लॉ। जैसे कि अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए हमें क्या कहते हैं, कौन से लॉ के हिसाब से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। पॉइजन बेचना है तो पॉइजन हम किस हिसाब से पॉइजन को बेच सकते हैं। अरे पॉइजन बेचना है तो पॉइजन को बेचने के लिए कुछ लॉ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चा आएगा ले लेगा दे देंगे थोड़ी चलेगा। उसके बाद अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलना है तो उसको उससे रिलेटेड क्या लॉ है, मेडिकल स्टोर खोलना है तो उससे रिलेटेड क्या लॉ है, समझ में आ रहा है। उसको लेके क्या आपको सीखना है, मतलब लॉ वाइज सारी जो पढ़ाई होती है, ठीक है, लॉ वाइज मतलब टोटल कुल मिला के कितना है बताओ। और लाइसेंस, आपका जो लाइसेंस भी होता है, लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें कहाँ से डिसाइड होती है पता है। लाइसेंस भी अंडर द लॉ ही मिलता है। तो ये आप सीखने वाले हो यहाँ पर। और जो आखिरी है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो, जो मैं आपको अभी बता रहा था ना चीजें, तो मैनेजमेंट के अंदर आप वो सब चीजें नहीं पढ़ेंगे, उसको छोड़ के सब पढ़ लेंगे। मतलब कैसा है बताया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है, समझ में आ रहा है। इसके बाद आप इसे पढ़ने वाले हो ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रेड मतलब बिजनेस। और ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, मतलब हर कंपनी के बारे में ये क्या बोलते हैं, नेशनल कंपनी कौन सी होती है, फैमिली कंपनी कौन सी होती है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड चीजें सीखने वाले हो। लेकिन थ्योरेटिकल सब होने वाली। थ्योरेटिकल मतलब जो आपको पढ़ना है और एग्जाम में लिखना है, समझ में आ रहा है। तो देखो ये आपके सारे के सारे सेकंड ईयर के सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद जो ये वाला था ये आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जिसके बारे में आज मैंने आपको सब बताया। दिस इज ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर जो आप पढ़ने वाले हो। तो देखो आपको जो अभी मैंने बताया इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया आ गया होगा कि 2 साल में आप क्या यहाँ पर सीखने वाले हो, समझ में आ रहा है। और इन सारे सब्जेक्ट का जो नॉलेज है स्टेप बाय स्टेप, एक एक चैप्टर का, एक एक सब्जेक्ट का, वो आपको जो सब्जेक्ट टीचर रहेगा वो यहाँ पर देगा, ठीक है। अभी जो लेक्चर्स यहाँ पर होंगे वो अल्टरनेट डेज होंगे। अल्टरनेट लेक्चर होने का रीजन ये है कि अभी भी एडमिशन चालू ही होता है। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया फिर नया बच्चा आएगा फिर से पढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट डेज जाएंगे। अल्टरनेट डेज मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक दिन, कब तक, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीने तक। उसके बाद रेगुलर लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई मुझसे सवाल पूछना है, कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं लेक्चर अभी खत्म करूंगा। तो एक बात याद रखो, अभी क्या 2-3 महीना मैं कुछ करूंगा नहीं। 2-3 महीना ऐसा है कि डरा दूंगा तो भाग जाओगे, मारूंगा नहीं। लेकिन 2-3 महीने के बाद अगर क्लास में पिन भी गिरा और आवाज़ नहीं आया तो मैं लाइन से सबको मारूंगा। ना लड़की कुछ होती है ना लड़का कुछ होता है, ठीक है। तो देखो मेरे लेक्चर में नहीं, किसी भी लेक्चर में मुझे कंप्लेन आई या मुझे कैमरे में दिखा कि कोई लेक्चर चालू है और कोई स्टूडेंट बात कर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। पता है मैं क्यों ऐसा करता हूँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स से ना मैं ही मिलूँगा। और जब मैं आपके पेरेंट्स से मिला हूँ तो देखो मैं 10,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आज अच्छी मतलब गवर्नमेंट में यहाँ वहाँ सब जगह पे है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब मैं उनके पेरेंट्स से मिलता हूँ ना तो किसी का पेरेंट्स रिक्शा चलाता है, किसी का पेरेंट्स मतलब 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा काम करता है, कोई ठेला लगाता है, कोई मतलब एकदम ऐसा काम करता है कि जो आदमी देख के ना उसको मतलब एक अच्छे आदमी को, मेरे से आदमी देख के ना मतलब दया आ जाती है, रोना आ जाता है कि यार इतना मेहनत कर रहा है, ठीक है। इतनी मेहनत करने के बाद वो ला कर है ना ऐसे पैसे, जो फीस है वो फीस ला कर है ना ऐसे देता है हम लोगों को, ठीक है। तो मेरा फर्ज बनता है कि नहीं मैं उस पैसे की इज्जत करूँ। अगर उसका बच्चा उस पैसे की इज्जत नहीं करता है तो मेरा फर्ज बनता है कि नहीं कि मैं उसको इज्जत करना सिखाऊं। बनता है कि नहीं बनता है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हो कि नहीं करते हो, कि उनकी मेहनत की इज्जत करते हो कि नहीं करते हो। लेकिन मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूँ, बहुत। किसी के पेरेंट्स ऑफ हो जाते हैं तो उसकी मम्मी कुछ काम करके पैसे करती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे नॉट, मैं आपका मूड खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। बहुत लो लेवल पे मैंने लोगों को देखा, गोल्ड रख के फीस भरते हैं, है ना। कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये सब चीज़ें, लेकिन मुझे ये सब याद दिलाना पड़े आपको, वैसा नहीं होना चाहिए। ये कौन सा बैच है? नया बैच, ऊपर जाओ। तो मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें याद दे रहा हूँ। इतना बुरा दिन बार बार मत लेके आना, क्योंकि कैसा है ना, ये सब यहाँ बैठे हुए लोग इतने समझदार तो हो कि मेहनत से पैसा कमाना क्या होता है, कैसे होता है, नहीं पता है तो माँ बाप से पूछ लेना।
और कोई अगर यहाँ करोड़पति है, कोई है जिसको मतलब पैसे आ रहे हैं बेइख्तियार और एकदम ही गलत तरीके से या जो भी सही तरीके से भी बहुत पैसा आ रहा है, तो अच्छी बात है, ठीक है, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, अच्छी बात है। लेकिन जो तेरी वजह से जो अगल बगल वाला खराब होता है ना, उसका बाप गरीब होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। तुम्हारा आज मैं तुम्हारे पास आके अगर अपना 10 मिनट ख़राब करूँगा ना, अगर मैंने 10 मिनट किसी बच्चे पे ख़राब किया ना, तो याद रखना आप सबका ये, अगर तुम पे मैंने 10 मिनट ख़राब किया तो सबका 10 मिनट ख़राब हुआ, और 10 मिनट ख़राब हुआ तो मतलब 10 मिनट का पैसा आपका वेस्ट हुआ, जो कि एकदम कट टू कट चलने का। मेरे पापा ने सिखाया है मेरे को, किसी से 1 रुपया लेने का तो 5 रुपये का काम करके देने का, है ना। तो मैं आपसे 1 रुपया ही ले रहा हूँ और 5 रुपये का काम करके दूंगा, लेकिन फ़र्क ये होता है कि आप उस काम को कितना कर पाते हैं, ठीक है। आप फर्क पड़ता है कि आप मुझसे 5 रुपये का सामान ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। लेक्चर्स प्रॉपर आना है, असाइनमेंट्स और सारे काम दिए हुए अच्छे करने यहाँ पे प्रॉपरली करना है। टीचर्स जब आते हैं यहाँ पर तो सारे स्टूडेंट्स को खड़े होकर विश करना है। ये सब डिसिप्लिन है। देखो मेरा काम है, क्योंकि मैं यहाँ पर टीचर्स का हेड हूँ, तो भाई जाहिर सी बात है मेरा काम है कि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा ऊपर मेरे मतलब मेरे पास ही है, तो मेरा काम है आपको सारी चीज़ें सिखाना, ठीक है। कोई टीचर के लेक्चर में कोई फालतू की बात और बकवास और कमेंट अगर आया तो फिर समझ लो कि ये यहाँ पे मेरी आँख भी लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप कुछ चिटिंग करके कोने में बात करके जीत जा रहे हो, तो अल्टीमेटली मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि एक्चुअल में आप हार जा रहे हो, क्योंकि वो जीत क्या होती है वो 2 साल के बाद पता चलेगा, जब सारे बच्चे निकल जाएंगे और आप रह जाओगे। आज ABS जो है सिर्फ नाला सोपारा नहीं, पूरे मुंबई में नंबर 1 है। जितने बच्चे हमारे पास है इतना तो किसी कॉलेज में भी नहीं होते, ठीक है। उसका रीज़न ये है डिसिप्लिन, पढ़ाई और एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको मिलेगा। इन सब के बीच में कोई आएगा तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। तो बट ऑब्वियसली हम सब साथ चलेंगे अच्छे से, एक दूसरे का साथ मतलब इस तरीके से देना है कि जो टीचर ने पढ़ाया वो आपकी ड्यूटी हो गई करना। एंड यू ऑल आर एम्प्लॉय, ऐसा समझ लो आप सब है ना एम्प्लॉय हो। किसके पता है? अपने माँ बाप के और हमारे। और आपका जॉब क्या है? जो आपको काम दिया जाता है, पढ़ाई, असाइनमेंट, वर्क, वो आपको करना है। आपके माँ बाप करते हैं ना, एक दिन वो काम पे ना जाए चलेगा क्या? 1 महीना काम पे वो लोग तो हमेशा जाते हैं, हमेशा मेहनत करते हैं, है ना। तो वैसे ही आप लोग भी इसको ड्यूटी समझो ना। आपका काम क्या है? आपके मालिक कौन है? माँ बाप है आपके, ऐसा ही मानो आपके माँ बाप आपके मालिक हैं, ठीक है। और जो टीचर है वो आपका मालिक है। अब जो वो बोलेगा वो आपको करना है। अगर अभी नहीं सीखोगे ना तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आएगी। जब आगे चल के जब करियर में कदम रखोगे तब अगर वैसा होता है अंदर से वैसा नहीं रहेगा तो लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाओगे। मैंने आज जो चीज़ें बताई, जिसने अपने दिमाग में अच्छे से घोल के डाल लिया ना, मैं बताता हूँ कि वो अपने करियर में, अपने लाइफ में आगे बढ़ने का जो 10 स्टेप में आदमी आगे बढ़ता है, तो उसमें 2-3 स्टेप तो आज ही चल लेगा। बाकी 2 साल में मैं आपको सारे स्टेप चलवा दूँगा। लेकिन बस याद रखना कि मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, आपके अंदर जो चीज़ें मैंने आज डाली हैं, जो मैंने आपके अंदर जो आग डाली है, वो आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना, आगे कौन बढ़ता है पता है? जिसके अंदर आग होती है, जिसको वाइट एक्टिवा दिखती है। पता है ना वाइट एक्टिवा क्या है? मतलब जिसके अंदर कुछ चाहत है पाने की, उसी को कुछ दिखाई देगा। जिसके अंदर चाहत ही नहीं है उसको क्या दिखाई देगा? तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था ग्रुप की लास्ट टाइम। तो आप सब लोगों को अपना अच्छा ग्रुप जो भी है डिसाइड कर लेना है, ठीक है। और अपने ग्रुप में रह के पढ़ाई करना है, ग्रुप में रह के मस्ती नहीं करना है। ग्रुप का कोई बंदा मस्ती कर रहा है उसको निकाल दो ग्रुप से। समझ में आ रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको बोलते हैं हम तो डूबेंगे ले चले, तुमको भी डूबेंगे समय, ऐसा कुछ है ना, तो वैसे लेके डूब जाएंगे। तो इसलिए अपने पार्टनर्स को अच्छे से रखना है, मतलब इस तरीके से कि भाई सब साथ में मिलकर आगे बढ़ना है, ना कि सब साथ में मिलकर गटर में जाना है। समझ में आ रहा है? और यहाँ तक कि अभी भी एडमिशन 2 महीना अभी चालू रहेगा, तो 2 महीने के लिए हम लोग थोड़ा अल्टरनेटिव ऐसा छोड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक साथ से अपना ये करें, लेकिन जो एक बार पढ़ा दे रहे हैं दोबारा पढ़ाएंगे नहीं, इसलिए सब लेक्चर बैठना जरूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।